नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया बजट 2026। अभी आपको पता है कि ऑनरेबल जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा जो है बजट पेश किया गया है। हम लोग इसके बारे में स्टडी करें उसके पूर्व सर्टेन जो बेसिक चीज़ है बजट के बारे में वह भी आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आप यह जानिए कि जो बजट टर्म है यह कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में जो टर्म दिया गया है उसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इस टर्म का यूज किया गया है, डायरेक्टली बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसके जो प्रोविजंस है इसके अनुसार हर साल जो है बजट पेश किया जाता है। पूर्व में आपको पता है कि रेलवे बजट अलग से आता था और जनरल बजट आता था। ठीक है, तो 2017 में क्या हुआ कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ। यानी रिसेंट समय में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, वो है जनरल बजट। रेलवे बजट अब ही मर्ज कर दिया गया। पूर्व में एक और कंसेप्ट चलता था, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, पहले अगर आप देखिएगा तो ये 5 इंड में जो है आपका बजट लाया जाता था। उसके कारण क्या होता था कि पूरा प्रोसेस होते होते मार्च एंड हो जाता था और सरकार को जनरली अप्रैल के मंथ में एक्सपेंसेस करने के लिए वो अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए, जो पास नहीं हो पाता था। इसके लिए एडवांस में एक खर्च करने के लिए जो राशि रहता था उसे हम लोग वोट ऑन अकाउंट के नाम से जानते थे। ठीक है, खैर वर्तमान में यह प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि अभी 1 फरवरी को ही बजट पास हो जाता है, तो अभी उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहले एक कंसेप्ट चलता था, क्योंकि बजट में जो भी राशि का प्रावधान किया जाएगा जब तक कि उसका खर्च तब तक नहीं हो सकता कि जब तक कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाए। और इसको पता है आपको कि बजट को पॉलिटी में आप पढ़े होंगे, 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। बजट पहले जो है टेबल किया जाएगा ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर के द्वारा, फिर जो है उस पर जनरल डिस्कशन होगा, फिर जो वेरियस जो कमिटी होते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, उनके पास जाता है। उसके बाद फिर से जो है आप जो डिमांड्स होते हैं हर डिपार्टमेंट का वो रखा जाएगा, फिर वोटिंग होता है, फिर आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। तो ये 6 स्टेज जो है उसमें समय लगता है, इसीलिए जो है इसको अभी 1 फरवरी को ही किया जाता है, ताकि जो अप्रोप्रिएशन बिल हो वो मार्च में ही पास हो जाए और नया फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी भी प्रकार से वोट एंड अकाउंट का प्रावधान ना रहे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूर्व से जानकारी होगी। अब हम लोग जो इस साल का बजट है उसके हम लोग फीचर्स पर चलेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा का डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरा कुछ चीज़ें आपको यह दिमाग में रखना चाहिए कि बजट देखिए है क्या। जैसे आप घर का कोई एस्टिमेट करते हैं, अनुमान करते हैं कि हमारे घर में कितना इनकम है और हम कितना खर्च करेंगे, उसी हिसाब से अगर इंडिया का आप देखिए कि कितना हमारा एक्सपेंस होता है, कितना हमारे पास रिसिप्ट है, उसको कहाँ खर्च करना, उसकी प्राथमिकता क्या है। अब इसको ऐसे सोचिए कि कोई एक फैमिली है जो यह प्लान कर सकता है कि वह अपना जो इनकम है उसका मेजर शेयर जो है बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर सकता है। दूसरा एक फैमिली है जो प्लान कर सकता है कि हमको घूमने पर ज़्यादा खर्च करना है, रिक्रिएशन पे ज़्यादा खर्च करना है। यानी प्राथमिकता जो है हर कंट्री का, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो अभी का जो बजट है 2026-27 का जो बजट है उसमें क्या प्राथमिकता है, यह आपको इस बजट को पढ़ने से मिलेगा। दूसरा, हर डिपार्टमेंट में जो स्पेशली एस्पायरेंट है उनको समझना चाहिए कि पूर्व से सर्टेन जो सेक्टर्स है उसमें पूर्व से ही बहुत सारे स्कीम्स चलते रहते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं, वो अभी भी कैरी करते हैं। अब है कि आगे उनमें कैसे सुधार किया जाना है या कौन सा नया स्कीम आया, आपको उतना यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा। था जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो यहाँ का जो आप एग्जाम्पल्स होगा गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंट स्टेप्स लिए गए उसके आप एग्जाम्पल्स में इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने से कंप्लीट आपको उस सेक्टर की कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, पर सर्टेन जो आपके एग्जाम्पल्स के रूप में आपको कोट करने का या स्पेसिफिक प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको
हेल्प होगा। तो इस तरीके से आपको बजट का जो है इस्तेमाल करना है। फिर इसमें 3 चीज़ आपको वह जानना है कि देखिए अभी बजट जो पेश होगा, तो अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि 1 अप्रैल 2026 से लेके आपका 31 जो मार्च है 27 तक के बीच में सरकार अपने राशि का किस प्रकार से खर्च करने वाली है, या किस तरीके से जो है राशि का अनुमान कर रहा है सरकार कि इस तरीके से राशि आएगा, उसका आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी अभी जो पेश हुआ, पहला इसमें वो चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा रिवाइज्ड एस्टीमेट। ये इसको फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं बजटरी एस्टीमेट, यानी बजट में यह अनुमान लगाया कि इतना इनकम होगा और हम लोग यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। रिवाइज एस्टीमेट क्या होगा, जैसे अभी अप्रैल 26 है, उसी तरीके से लास्ट ईयर भी बजट आया होगा, लास्ट ईयर भी प्रोविजंस किए गए होंगे। तो 2025 में अगर आप 1 अप्रैल से देखिए 31 मार्च 26 तक अगर आप देखिएगा, तो उस समय 25 में यह अनुमान रहा होगा। अब ये मंथ आ गया फैब, यानी कि उस समय तक जो हमारे इनकम्स होंगे, रिसिप्ट होंगे या एक्सपेंडिचर होंगे, बहुत सारे आपको पता चल गए हैं, और उसके अनुसार से सरकार जो है रिवाइज करता है कि यहाँ पर मेरा पैसा बचा हुआ है, यहाँ पर अधिक खर्च हो गया। तो यानी अभी भी क्या होता है कि रिवाइज, क्योंकि अभी भी मार्च का तो महीना बचा हुआ है, अभी भी आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप एग्जैक्ट किसके बारे में जान सकते हैं, अगर आप वर्ष 2024-25 का देखिएगा तो उसका तो सारा मार्च तक का पूरा डिटेल्स अभी होगा। यानी 3 फाइनेंशियल ईयर का सारा डिटेल्स वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक का एग्जैक्ट मिल जाएगा, एक का रिवाइज्ड मिल जाएगा, और एक का बजटरी एस्टीमेट मिलेगा। तो बजट में तीनों चीज़ रहता है, आपको यह चीज़ क्लियरिटी रहना चाहिए। हम लोग इसके सेक्शन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं शुरुआत में, उसमें हम लोग 2000 मार्च आप कह सकते हैं कि 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल 2026 से आपका 31 मार्च जो है 2027 के बीच सरकार ने क्या प्लान किया है, क्या विजन है, पहले हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका है कि कोई भी चीज़ का सरकार का हम अगर कोई प्लान करते हैं, कोई बजट कोई चीज़ करते हैं, तो कोई एक एम होना चाहिए। तो अभी जो सरकार के द्वारा जो एम बताया गया है, उसका अगर आप देखिएगा, उसका नाम है विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन। यानी विकसित भारत का जो भारत का लक्ष्य है 2047 तक, उसके अलाइनमेंट में बनाया गया है। यह कहा गया कि हम लोग जो है एम्बिशन, जो हमारा एम्बिशन है उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन इंक्लूजन करते हुए, यानी समाज के हर वर्गों को इंक्लूड करते हुए, चाहे वो वुमेन्स हो, डिसएडवांटेज क्लासेस हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हो, सभी को इंक्लूड करते हुए ये है। अब हम लोग इसमें जो है सर्टेन जो और एम्स है उसको थोड़ा डिटेल से देखें। इसमें फर्स्ट है कि एक्शन ओवर एम्बिवैलेंस, यानी डिसीजन जो होगा वहां तक सीमित नहीं रहेगा, यानी सॉलिड डिसीजन मेकिंग होगा, ताकि एक्शन लिया जाए और किसी भी तरीके का दुविधा नहीं हो के दुविधा के ऊपर हमको जो है एक्शन को प्राथमिकता देना है। उसी तरीके से रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, मतलब कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी बातें बोलने नहीं है, रिफॉर्म के जो दिशा में हम लोगों को बढ़ना है। उसी तरीके से जो पीपल यानी लोग को प्राथमिकता देना है, न कि जो पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन जो बातें होते उसको नहीं करके जो है लोगों के जो रियल हेल्थ आप कह सकते हैं इम्पैक्ट करे, उसके बारे में हम लोगों को प्राथमिकता, ये सरकार के द्वारा बजट में कहा गया। यानी कि इसका एम क्या हो गया कि जो हमारा एस्पायरेशन है, यानी जो इंडियंस का इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, उसको एक रियल अचीवमेंट में बदलना, यानी हमारी जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको एक्शन में बदलना, यानी उसको परफॉर्मेंस में बदलना। साथ ही बजट जो है इस बात को भी प्राथमिकता से कहता है कि हमारा जो इकोनॉमी है बहुत ही स्टेबल रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन किया गया है। यानी फिजिकल डिसिप्लिन क्या हुआ कि जो फिजिकल डेफिसिट होते हैं, यानी सरकार को कितना खर्च जो है करना चाहिए, कितना जो है फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, जो FRBM एक्ट है उसके कंप्लायंस में किया गया है। यानी आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो कर्ज है या आप कह सकते हैं बोरोइंग है, वो सीमा में है, जो रूल्स है उसके हिसाब से, यानी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया गया है, जो प्रावधान है उसके आलोक में।
साथ ही जो ग्रोथ जो है सस्टेन्ड है, यानी जो 7% इंडिया का ग्रोथ है वह मेंटेन्ड हम लोग रखने में सफल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ की ग्लोबल स्तर पर बहुत तरीके के चैलेंजेस है, चाहे वो वार से संबंधित हो, ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज के लेकर हो, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बातें हो, साथ ही सरकार जो है इन्फ्लेशन को जो है मॉडरेट रखने में सफल हुए। ये बातें जो है शुरुआती जो आपका है उसमें कही गई है ऑनरेबल जो है फिनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे देखते हैं कि इन चीज़ों को रखने में इंडिया क्यों सफल हुआ, उसके बारे में हाईलाइट किया जाता है फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि इंडिया जो है आपका 7% का जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन कर सका है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है, एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक्शन लिए गए हैं, क्रिटिकल जो आपका आप कह सकते हैं जो इम्पोर्ट है उस पर को जो है डिपेंडेंसी घटाया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, फिजिकल जो प्रूडेंस है उसको मेंटेन किया गया है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को रखा गया है, साथ ही जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया है और सिटीजन जो है आपका बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शन ये चीज़ किया गया। तो इस ये तो लास्ट ईयर जो भी हम लोगों का रिजल्ट है उस वो क्यों रहा उसके बारे में हाईलाइट किया गया। इसका हम डिटेलिंग यहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, ये शुरुआत में सिर्फ कही गई है हम लोगों का, क्योंकि ये नहीं तो लेक्चर्स बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग फोकस करेंगे अभी जो किस तरीके का जो है प्रोमिस किया गया है या क्या प्रावधान है। तब यहाँ से हम लोग चलते हैं एक्चुअली में जो बजट हम लोगों का है। ठीक है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि क्या फोकस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कहा गया है कि इस बार का जो बजट है वह युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का के द्वारा बजट में यह कहा गया कि गवर्नमेंट का संकल्प है कि गरीब यानी पुअर, अनप्रिविलेज्ड या डिसएडवांटेज जो सेक्शंस है उस पर प्राथमिकता रहेगा। हर बजट की प्राथमिकता अलग अलग होता है, तो इस बार का बजट का जो फोकस है वो पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि एक टर्म यूज किया गया है कर्तव्य। ठीक है, इस बार 3 कर्तव्य की बात कही गई है। ठीक है, आप जो फिनांस मिनिस्ट्री है अभी एक नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ जिसका कि नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। यह कर्तव्य भवन से जो है आप कह सकते बना हुआ उस बिल्डिंग में, यह फर्स्ट बार वहां से बजट है और इसमें इस बात को जो है 3 कर्तव्य जो है इस बार बजट जो है प्रोमिस करता है। उसमें से फर्स्ट जो प्रोमिस है वह प्रोमिस है कि हम लोगों को जो ग्रोथ है, जो हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेंटेन करना है, प्लस जो है इंक्रीज करना है। हम लोगों का अगर 7% से ग्रोथ रेट हो रहा है तो उसको मेंटेन भी करेंगे प्लस उसको इंक्रीज भी करेंगे। अब आप इसको एक समय में देखिए कि पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके से चैलेंजेस चल रहे हैं, स्पेशली जो है डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं आपको पता है कि अलग अलग फ्रंट पे चीज़ें चल रही है। देखिए अमेरिका का किस तरीके से आपका यूक्रेन के साथ जो है रसिया यूक्रेन वाले वार को लेके फोकस है, ग्रीनलैंड का इशू आपको पता है, ईरान के साथ संबंध पता है, वेनेजुएला में किस तरीके से जो है इशूज हुए वो आपको पता है, चाइना और अमेरिका का रिलेशन पता है। यानी ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है अभी आपके समय में बहुत ही अनसर्टेन है, मल्टीपोलरिटी बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो है इंडिया को अगर ग्रोथ को मेंटेन करना है तो क्या कर सकता है इंडिया, तो उसके बारे में बजट में चर्चा किया गया है कि ऐसे समय में हम लोगों को जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की जाए। अब जो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो क्या क्या एक्शन लिया जाना है ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग को एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ग्रोथ बढ़ेगा। तो यानी उससे आपको एक्शंस जो है आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इफिशियंसी बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए किस तरीके से सरकार के द्वारा जो है बजट प्रोविजंस के इनोवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अगर अपने पर डिपेंडेंसी रखना है तो हम लोगों को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, यानी किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट अधिक करें। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें और साथ ही एक ऐसा इकोनॉमी बनाए जो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल जो आप कह सकते हैं डायनेमिक्स है, वो जो वोलाटाइल जब होता है तो हमारा इकोनॉमी उससे रिजिलियंट रहे, यानी बाहर में दुनिया में क्या अगर स्थिति हो रहा है उससे हम लोग जो है कह सकते हैं कि उसका प्रभाव मिनिमम पड़े, ये हम लोगों का पहला कर्तव्य।
ठीक है। अब है कि जो सेकंड कर्तव्य में क्या कहा गया है, सेकंड कर्तव्य में कहा गया है कि जो एस्पायरेशन है लोगों का वह फुलफिल हो। एस्पायरेशन देखिए, लोगों का फुलफिल होने का मतलब क्या है कि लोग जो है बेहतर हो आर्थिक रूप से, ठीक है। तो ये कैसे संभव होगा, ये संभव होगा कि जब लोगों को जो कैपेसिटी है वो बेहतर हो, यानी कैपेसिटी कहने का मतलब है कि स्किल बेस्ड हो, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यानी स्किल से संबंधित बहुत तरीके का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो है वहाँ पर कि आपको यह भी सरकार के द्वारा कहा गया कि जो यहाँ के लोग हैं वह सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं रहे, वह जो है इस इकोनॉमी में एक पार्टिसिपेंट के रूप में काम करेंगे। और ये कब संभव होगा, जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तभी वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, या जो आप कह सकते हैं कि उस तरीके के कल्चर को प्रमोट कर रहा है जहाँ की स्टार्टअप कल्चर हो, इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हो। यानी वो बेनिफिशियरी ना रहे, किसी योजना के वो लाभार्थी ना रहे, वह एक इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ हो रहा है उसमें सहभागी बने। तो इसके लिए स्टार्टअप कल्चर, इंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि को जो है ये करना। साथ ही जो है जैसे जो रूरल एरिया है, वुमेन है, उनको डिजिटल लर्निंग का प्रोवाइड करना, ताकि वह भी जो है इस कह सकते हैं ग्रोथ में जो है उसको वो पार्टिसिपेंट बने। तीसरा फोकस है कि विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारा विकास है वो ऐसा नहीं हो कि सर्टेन जो सेक्शंस है उस तक सीमित रह जाए। हमारा जो विकास है वो सभी सेक्शंस को इंक्लूड करते हुए रहे, और सभी, चाहे वो रूरल एरिया हो, महिलाएं हो, अनप्रिविलेज्ड सेक्शन हो, डिसएडवांटेज सेक्शन हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को जो है उनको आप कह सकते हैं कि इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी इत्यादि मिले, यानी कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए, इस विकास में कोई व्यक्ति पीछे न रहे, ये सरकार का थर्ड कर्तव्य जो है कहा गया। ये चीजें अगर करना है तो आप समझ सकते हैं कि जो रिमोट एरिया है, जो दूर दराज के एरिया है, वहां पर आपको बेहतर, आपको शिक्षा, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर बेहतर देना होगा, ठीक है। जो किसान हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना होगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके के जो चीज है वो आपको वो बजट में देखने को मिलेगा। जो बैकवर्ड रीजन है उसके लिए अधिक इन्वेस्टमेंट की बात भी आपको मिलेगा, तभी हम लोग इस चीज को कर पाएंगे जो हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली प्रीलिम्स में फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य क्या है, कोई भी वन लाइनर्स में दे देगा और आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये आप इसको जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक कहा गया है आपका रिफॉर्म एक्सप्रेस के बारे में, ठीक है, कि इंडिया जो है आपका रिफॉर्म इंडिया में रिसेंटली जब से आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे पर इस बात को बहुत हाईलाइट किए थे कि किस तरीके से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो भी बहुत सारे जो कानून हैं या बहुत सारे जो लॉज हैं, तब से यह कहा जा रहा है कि 350 रिफॉर्म जो है कम से कम रोल आउट किए गए हैं प्राथमिकता से। उसमें से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से जीएसटी को सिंप्लीफाइड किया गया, उसी तरीके से लेबर कोड, आपको पता है कि 4 लेबर कोड आए हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेके बहुत सारे रिफॉर्म किया गया, यानी 350 रिफॉर्म। तो आपको कहने का मीनिंग है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके बाद है कि एक बात कहा गया कि बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, और वो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर चीज़ों को रिफॉर्म किया जाएगा। साथ ही यह बजट में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को से लगातार आप कह सकते हैं कंसल्टेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, ताकि जो डीरेगुलेशन हो सके, यानी जो कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, जो आपका इन्वेस्टर्स है, उनको कम से कम रेगुलेशन का आप कह सकते हैं कंप्लायंस कॉस्ट उनका जो है कम लगे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम लगे, ताकि उनका कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो, उनका कॉस्ट इफेक्टिव रहे, और कॉस्ट जो बजट है वो उनका ना बढ़े। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की बात भी कर रहा है, ये इस बात को भी बजट में कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया। अब इस बजट में आपको 6 तरीके का आपको कह सकते हैं कि फोकस किया गया है, जो पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो बारी बारी से हम लोग जो है इस चीज़ को एक एक जो है देखेंगे। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ है, पीपल सेंट्रिक जो डेवलपमेंट है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग है, फिजिकल मैटर्स। अब बारी बारी से हम लोग इसको जूम आउट करते हुए इन चीज़ों को
बारी बारी से देखेंगे। जो फर्स्ट जो हम लोगों का है वो है आपका जो सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग किस तरीके से सस्टेन करेंगे उसके बारे में। उसके फर्स्ट सेक्शन में ये बात कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर जो सेक्टर, जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनमें किस तरीके से जो आप कह सकते हैं प्राथमिकता से जो डिसीजन लेंगे उसके बारे में। तो हम लोग चार बारी बारी से चर्चा करते हैं। फर्स्ट है देखिए बायोफार्मा शक्ति। देखिए बायोफार्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए। आपको पता है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसका मेजर कंपोनेंट आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से मिलेगा। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड का जो है फार्मेसी सेंटर कहा जाता है इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जितना भी आप कह सकते हैं कि जो मेडिसिन का सप्लाईज होता है, ग्लोबल जो डिमांड है उसका 20% इंडिया जो है सप्लाई करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए कितना जरूरी है। अब अभी क्या हुआ है कि एक बायोफार्मा शक्ति यानी दो तरीके का आपको चीज देखने को मिलेगा। एक मिलेगा फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल अब बायोफार्मा में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होते हैं उसमें आपका केमिकल्स का कंपोजिशन से वो मेडिसिन बनता है। बायोफार्मा में क्या होता है, जो आपका निर्माण होगा उसमें लिविंग सेल्स के यूज होते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों के स्टडी करने के लिए वर्तमान में आप कह सकते हैं जो बेहतर इंस्टीट्यूट है, जिस तरीके से इंडिया में 7 आईआईटी थे उसी तरीके से नाइपर 7 नाइपर उसी के कंसेप्ट पर डेवलप किया गया था, ठीक है। बिहार में भी एक नाइपर है जो हाजीपुर में है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब हुआ क्या है कि इस मिशन के तहत सरकार ने ये रिकॉग्नाइज किया कि अभी पूरे दुनिया में अगर आप 10 जो सबसे अधिक बिकने वाली दवा का देखिएगा तो उसमें 7 जो है उसमें बायोफार्मा से रिलेटेड है। तो यानी इंडिया इस क्षेत्र में अभी पिछड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल में अच्छा है लेकिन बायोफार्मा में पोटेंशियल है, और इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि इस सेक्टर में कोई दूसरे अन्य कंपटीटर जो है इनको पिछाड़ सके, पीछा कर सके। तो इसके लिए फोकस है कि बायोफार्मा शक्ति का इसका अनाउंस हुआ है। इसमें जो है आपका 10,000 करोड़ जो है आपका इन्वेस्ट होगा, ताकि आने वाले 5 साल में जो इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है तैयार किया जा सके। साथ ही उसमें यह भी किया जा सकेगा कि जो हम लोगों का नाइपर है, जो इंस्टीट्यूट है नाइपर, इसको अपग्रेड किया जाएगा, प्लस 3 नए नाइपर और ओपन किए जाएंगे। अब इनका काम होगा, बजट में 2 टर्म देता है, बायोलॉजिक्स एवं बायोसिमिलर, उनको जो है तैयार। बायोलॉजिक्स क्या होता है, इसमें लिविंग जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उनका यूज होता है। बायोसिमिलर किसको बोलते हैं, बायोसिमिलर बोलते हैं कि जिस तरीके से अगर आप देखिएगा जेनरिक होता है, ठीक है, जेनरिक दवा किसको बोलते हैं कि अगर कोई मेडिसिन है इसमें जो सॉल्ट होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी होना, यानी उसका एग्जैक्ट सॉल्ट रहेगा और उसको से बनेगा तो उसको जेनरिक कहते हैं। सिमिलर मीन्स उससे मिलता जुलता, एग्जैक्ट उसका सॉल्ट कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा लेकिन मिलता जुलता रहेगा, तो वही है बायोलॉजिक्स एंड बायो सिमिलर। जो प्रोडक्ट्स है उसको आपको इंक्रीज करने का जरूरत है, उनको आप कह सकते हैं और प्राथमिकता से किया जाएगा। तो बायोफार्मा शक्ति मिशंस में क्या है ये हम लोग जो है आपको डिटेल से हम लोग डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो मिशन है उसके बारे में। जैसे देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM-2। देखिए सेमीकंडक्टर आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो चिप्स जो लगते हैं सेमीकंडक्टर यानी जो चिप कह सकते हैं, वो जो चिप बनाने में सेमीकंडक्टर का यूज होता है वो आपका यूज अगर आप देखिएगा चाहे वो कोई कार है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, डिफेंस के सेक्टर्स है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह पर सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। एक ऐसे समय में जब पूरा दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसे समय में आप सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग चिप बनाने का जो मशीन है हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो महंगा पड़ता है। तो सरकार का ये है कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लागू किया गया ताकि इस पर हम लोग रिसर्च कर सकें और जो आपका रॉ मटेरियल्स जो है वो हम लोग जो है उसको अवेल कर सकें, और जो उसको यानी चिप को बनाने के लिए जो मटेरियल्स हो सकता है वो इंडिया में ही बने, यानी हमको चिप मेकिंग मशीन बाहर से इंपोर्ट जो है नहीं करना पड़ सके।
तभी हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर भी होगा और कम्पिटिटिव भी होगा। और जब कभी भी दूसरे कंट्री, अभी आप देखिए कि किस तरीके से हम लोगों का डिपेंडेंसी चिप्स के माध्यम से दूसरे कंट्री पे है। तो अगर सोचिए कि अगर कहीं कोई वार होता है या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दूसरा कंट्री अगर सप्लाई नहीं करेगा तो इकोनॉमी जो है क्रिपल कर सकता है, वार के समय में नुकसान हो सकता है। इसीलिए इंडिया अपना सेमीकंडक्टर जो आप कह सकते हैं चिप खुद से बनाना चाह रहा, इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो इस मिशन को क्या कहते हैं? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2। पूर्व में भी एक मिशन जो है जो फर्स्ट जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसके देखते हैं। एक है हाईटेक टूल रूम इन जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। देखिए है क्या कि बहुत सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं वहां पर सरकार एक्स्ट्रा टूल रूम स्थापित करेगा। यानी जहां पर आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री है वहीं पर आपका एक और जो है सेंटर स्टेब्लिश किया जाएगा जो ट्रेनिंग चीज़ों के लिए यूज किया जाएगा। यानी उसमें बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं और वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज होंगे। तो जो भी वहाँ पर जाएंगे अच्छा से उसको ट्रेनिंग भी मिलेगा और उससे जो है हमारा स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिविटी वगैरह भी बढ़ेगा। तो ये हाईटेक टूल रूम जो है आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, एक और स्कीम लाया गया, स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी देखिए है क्या कि इंडिया में भी रेयर अर्थ है। ठीक है, तो रेयर जैसे उड़ीसा है या जो साउथ के स्टेट है वहां पर है। तो सरकार का फोकस है अभी हम लोग जो रेयर अर्थ के लिए, रेयर अर्थ जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गया या फिर जो सेमीकंडक्टर्स बनाने का है या फिर डिफेंस इक्विपमेंट है, इन सारे चीज़ों में यूज होता है। हम लोग वर्तमान समय में अभी चाइना पर डिपेंडेंट है। तो ये कोई भी जो उस तरीके का है उसमें हम लोगों को दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो क्योंकि रेयर अर्थ यहाँ पर है तो हम लोगों जो है माइनिंग खुद से करे इंडिया। उसके बाद माइनिंग से भी ज़्यादा है कि प्रोसेसिंग। अभी क्या होता है रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग भी चाइना में होता है। तो हम लोग के यहाँ कंट्री में जो अवेलेबल आपका रेयर अर्थ है वो यहाँ पर माइनिंग हो, वह यहाँ पर प्रोसेसिंग हो और उससे संबंधित जो रिसर्च है वह भी जो है यहाँ पर हो ताकि हम लोग बेहतर यूज कर सकें। तो उसके लिए ये आपका जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर का जो है घोषणा किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। सर अभी जो है आपका पूरे वर्ल्ड का लगभग 90% से ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कंटेनर का चाइना में होता है। कंटेनर आप देखते होंगे चाहे वो रेलवे में देखते होंगे या शिप पर देखते होंगे कंटेनर जिसमें कि रख के शिप जो भी गुड्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसके निर्माण के लिए लगभग 10,000 करोड़ जो है आपका राशि जो है अनाउंस किया गया है। यानी इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहता है, खुद का कंटेनर बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट देखना है कि डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स, एक और घोषणा किया गया है डेडिकेटेड केमिकल पार्क। ये इसमें घोषणा किया गया है कि इसको प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधार पर बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो केमिकल पार्क्स होंगे, एक तो केमिकल पार्क्स का मतलब हुआ कि जो वेरियस जो आप कह सकते हैं जो केमिकल फैक्ट्री है पार्क जब कभी भी बर्ड हो यानी कि जो आपका वो सिमिलर जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अलग अलग केमिकल्स फैक्ट्री वो एक साथ जो है आपका ये लगे। जो अलग अलग केमिकल फैक्ट्री दूर दूर लगते हैं वो दूर नहीं लगते, वो एक जगह लगे। उसके कारण समझ सकते हैं कि आपका कॉस्ट का बचत होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा इन चीज़ों का। ठीक है, इसमें ये चीज़ किया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल में क्या होता है कि सरकार को के द्वारा जो है लैंड एक्विजिशन से लेके प्लांट सब कुछ जो है एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा और जो कंपनी रहेगा वो वहाँ के सीधे प्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा डील किया जाएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड जो है आपका जो कंपनी है वो उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका अनाउंस किया गया है। उसके बाद जो है टेक्सटाइल सेक्टर को भी इंटीग्रेटेड करने का, आपको पता है अभी जैसे कि यूरोपियन यूनियन से डील हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने टेक्सटाइल्स जो भी है उस सेक्टर से जो प्रोडक्ट है सेल करने का। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम लोगों का जो टेक्सटाइल्स सेक्टर जो है अच्छा हो। तो हम लोगों का पहला इसमें 3-4 स्कीम्स है। एक तो है उसमें कि हम लोगों का जो
जो फाइबर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हो या मैनमेड फाइबर्स हो, दोनों हम लोग सफिशियंट मात्रा में यहाँ पर आपका अवेलेबल हो जाए, उसको बोलते हैं नेशनल फाइबर स्कीम। ठीक है, उसमें क्या होता है, ताकि हम लोगों को अगर टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी प्रकार से हम लोगों को फाइबर जो है दूसरे जगह से इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े, तो उस स्कीम का नाम है नेशनल फाइबर स्कीम। उसी तरीके से जो हमारे जो फाइबर टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें जो मशीनरी यूज हो रहे हैं बहुत पुराने हैं, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक स्कीम्स जो है किया गया है, उसको है टेक्सटाइल एक्सपेंशन स्कीम्स करके। ठीक है, तो उसमें जो है फाइनेंशियल जो है हेल्प दिया जाएगा, ताकि जो मशीन्स है वो अपग्रेड हो सके, मॉडर्नाइज हो सके। ठीक है, और जो नया मशीन का यूज किया जा सके और बेहतर टेक्नोलॉजी से हम लोग बेहतर प्रोडक्ट बना सकें। साथ ही जो टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन है वो भी जो है आपका कॉमन किया जा सके। तो ये एक स्कीम है टेक्सटाइल एक्सपेंशन। तीसरा जो हैंडलूम एंड जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो स्कीम्स है, जो पूर्व से जितने आपका स्कीम्स जो चल रहे हैं उन सबको कॉमन करके यानी और स्ट्रेंथन करने का जरूरत है, ताकि जो हैंडलूम इंडस्ट्री में जो वीवर्स हैं या जो उसमें काम कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट तक बहुत आसानी से पहुंच सके, तभी उनको बेनिफिट होगा। तो ये है कि जो भी पुराने स्कीम्स हैं उनको मर्ज करके कॉमन करके बेनिफिट अधिक से अधिक दिए जाने के लिए। चौथा है, एक बोलते हैं उसको टैक्स इको इनिशिएटिव। अगर आप देखिएगा कि जैसे अभी यूरोपियन यूनियन से डील हो, तो वहाँ क्या है कि क्वालिटी स्टैंड, पूर्व के भी वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, क्वालिटी पर बहुत अधिक फोकस रहता है। तो टैक्स इको सेंसिटिव, मतलब जो इको सेंसिटिव जो आप कह सकते हैं टेक्सटाइल हो, सस्टेनेबल टेक्सटाइल हो, उसके प्रोडक्ट्स जो है वहाँ ज़्यादा सेल्स होंगे। तो इसलिए इसके लिए भी एक स्कीम्स जो है आपका है। उसी तरीके से एक और है सामर्थ्य 2 करके, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं जो उनका इंटरेक्शन कराया जाता है इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ, प्लस जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ, ताकि उनका स्किल ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके और वो बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर आपको पता है इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स है, प्लस जो है इसका अपॉर्चुनिटी स्पेशली यूरोपियन यूनियन डील के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो बांग्लादेश जैसे कंट्री जो है वो इसमें आपका बहुत अधिक एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो इंडिया के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन डील के बाद जो है। ठीक है, तो ये इसके लिए स्कीम्स जो है आपका अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग करने का, उसके लिए भी जो है आपका जो है राशि जो है घोषणा किया गया है। ठीक है, उसके साथ जो है आपका जो गुड स्पोर्ट्स में जो सामान यूज होते हैं उसके भी मैन्युफैक्चरिंग सस्ते दाम पर अफोर्ड हो, उसके लिए भी आपका डेडिकेटिव इनिशिएटिव यानी कि स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया है। उसके बाद है कि रिवाइव करने का 200 जो लीजेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। देखिए, लीजेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स किसको कहता है, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर हैं जैसे कि स्टील है, टेक्सटाइल सेक्टर है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लस्टर है जो पूर्व में डेवलप थे, लेकिन अभी जो है वहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोडक्शन बंद है या कम है, तो उसको रिवाइव करने के लिए भी जो है स्कीम्स लाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका हाई वैल्यू जो टेक्नोलॉजी एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसके लिए भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये जो सारे स्कीम्स हैं इससे आपको पता क्या चलेगा कि भारत फोकस कर रहा है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो फ्रंटियर सेक्टर है, चाहे वो रेयर अर्थ की बात कर लीजिए, सेमीकंडक्टर की बात कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात हो, केमिकल पार्क की बात हो या अफोर्डेबल स्पोर्ट्स की बात हो, तो उन चीज़ों पर फोकस जो है किया गया। हाई वैल्यू जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं उसकी भी बात किया जाएगा। तो ये आपको जब कभी भी आप मेंस में क्वेश्चंस आता है तो ये आपको जिस अनुसार से क्वेश्चंस रहेगा आप इसके पॉइंट्स जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारा क्योंकि इसके डिटेलिंग्स बहुत है तो हम स्लाइड में कवर नहीं किए हैं, आप बजट को खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें देखते हैं वो है कि सेकेंड जो अनाउंस किया गया है उसमें है टैक्स रिफॉर्म्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन से स्कीम्स लाए गए हैं, तो अब है कि उसको और बूस्ट करने के लिए दूसरा जो स्टेप लिया गया वो है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म। अब उसमें क्या क्या चीज़ है इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आप लोग एक एक टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि जो है आपका एग्जाम्स में जब कभी भी प्रीलिम्स में आता है या लिखने की बात आती है तो आप अच्छे से उन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जो आपका कहा गया है इसमें कहा गया है कि 5 सालों के लिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर कोई कैपिटल गुड्स का सप्लाई अगर करते हैं और उसका जो टॉल मैन्युफैक्चरर जो बाउंडेड जोन में है उनमें अगर सप्लाई करते हैं तो उनको जो है इनकम टैक्स से छूट मिलेगा। अब एक एक टर्म को पहले समझना। देखिए बाउंडेड जोन किसको कहते हैं? बाउंडेड जोन वह क्षेत्र होता है जहां पर कि कोई भी जो कंपनी है वो गुड्स को लाके स्टोर कर सकता है, वहां पर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वहां पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है जब तक कि वहां वह जो गुड्स है वो सेल नहीं किया जाता है। तो ये अगर उस तरीके का कोई अगर आप कह सकते हैं अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और कैपिटल गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल गुड्स भी आपको समझना चाहिए। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? वो कैपिटल गुड्स वह गुड्स होता है जो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, किसी चीज को बनाने में हेल्प करता है। जैसे आप इसको समझ के चलिए कि जैसे कोई ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, तो वो डायरेक्ट जो है नहीं यूज होता है, वो फिर खेती होता है उसके बाद यूज। उसी तरीके से जैसे आप कोई फैक्ट्री में मशीन, कोई मशीन्स है तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा है। तो यानी मशीन अगर कोई चीज़ बनाएगा तो उस प्रोडक्ट को, अगर कोई बर्तन बनाया तब फिर उसको जो है नॉर्मल पीपल के द्वारा यूज किया जा रहा है। या टेक्सटाइल मशीन है, टेक्सटाइल अगर कपड़ा बनाया देगा तब फिर यूज करें। तो उस तरीके का चीज़ को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। यानी अगर कोई नॉन रेसिडेंशियल है, अगर है कोई लोग हैं, ठीक है, और वह कैपिटल गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल बताए हम आपको, और उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रहा है? बाउंडेड जोन में हो रहा है, जहां करके कस्टम ड्यूटी पहले से ये आपको नहीं लगता। तो उस क्षेत्र में अगर ये करता है तो वहां पर उनको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है कि सेफ हार्बर टू नॉन रेसिडेंस फॉर कंपोनेंट वेयर हाउसिंग। यानी सेफ हार्बर एक कंसेप्ट दिया गया है कि जिसमें क्या होता है कि पूर्व से डिसाइड होता है कि इतना तक का जो है उनको प्रॉफिट मार्जिन माना जाएगा। यानी उससे क्या होता है कि डिस्प्यूट, टैक्स डिस्प्यूट नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद उसमें सर्टेन लिमिटेशंस है कि कितना तक का टर्नओवर होना चाहिए, जो आगे के स्लाइड में चर्चा करेंगे। यानी जो सेफ हार्बर के तहत जो बेनिफिट्स मिलते हैं वह नॉन रेसिडेंशियल को भी मिलेगा अगर जो है जो बाउंडेड वेयर हाउस, बाउंडेड जोन आपको बताया, वहीं पर बाउंडेड वेयर हाउस जो कस्टम्स का वहां पर जो है आपका उस समय ड्यूटी नहीं लगता अगर वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है तो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि ड्यूटी पेमेंट जो है आपका जो ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको पता है कि रिलायबल हैं, लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो उनको जो ड्यूटी पेमेंट है उसमें आपको डिफर्ड किया गया। डिफर्ड मतलब अभी सपोज किया जाए कि जो मैन्युफैक्चरर है उनको तुरंत ड्यूटी नहीं देके अगर कोई चीज़ का निर्माण किया, अगर वो सेल हो गया तब उस चीज़ का वो ड्यूटी पे कर दें। ये क्यों प्रावधान किया गया? ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास जो है लिक्विड फ्लो रह सके ताकि अधिक से अधिक वो सामान का निर्माण कर सके। ठीक है, तो यानी यह एक जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। उससे फायदा क्या होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका ग्रोथ होगा। तो इसी के लिए जो है आपका टैक्स में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके आगे देखिए एक और पॉइंट क्या कहता है, जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स होता है, यानी ऐसा चीज जिसमें कि ड्यूटी नहीं लग रहा है, यानी कि उसमें आप कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी नहीं लग रहा, उसमें से एक अनाउंसमेंट किया गया है। आपको पता है कि इंडिया जो है सी फूड जो प्रोडक्ट्स है उसका ह्यूज एक्सपोर्टर है, स्पेशली अमेरिका में श्रिम्प जो है बहुत मात्रा में जाता है। इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्टर है सी फूड का। अब इसमें यह कहा गया है कि लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट हुआ है उसके एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू किसको बोलते हैं? फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। यानी कि कोई शिप पर जिस समय वो लोड हो रहा है उस समय तक जितना उसका लग गया, यानी कि उसको लोड करने में, अनलोड करने में, प्लस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू को सबको मिला के जितना लगा, उसमें से पहले 1% तक का जितना भी वो वॉल्यूम होता था उसका ड्यूटी फ्री, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का
ड्यूटी नहीं लगता था, लेकिन वर्तमान समय में उसको बढ़ा के 3% तक कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई सी फूड जो प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग में कोई चीज़ लगता है, यानी आपको पता है कि सी फूड तो हो गया, उसको प्रोसेस करने में बहुत सारे मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है। अगर उस मटेरियल्स को इंपोर्ट किया जाना है तो 3% टोटल जो वैल्यू एफओबी वैल्यू है उसका 3% तक अगर इंपोर्ट होता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को हेल्प होगा और आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प होगा। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी टैक्स में रिफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो है आपका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सर्टेन चीज़ों में एग्जेम्प्ट किया गया है। जैसे कि आप देखिए पहले क्या होता था कि जो आपका जो आप सिंथेटिक फुटवेयर था उसमें आपका ड्यूटी फ्री था। अभी वर्तमान समय में उसको शू अपर्स मतलब जूता जो सोल बोलते हैं उसको छोड़ के जो ऊपर का हिस्सा है उसको शू अपर्स बोलते हैं, उसको भी वहाँ तक भी एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका जो पहले क्या होता था कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, चाहे वो लेदर है, टेक्सटाइल गारमेंट्स के हैं, तो होता था कि 6 मंथ तक अगर जो उनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अगर किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल्स का यूज किए तो 6 मंथ तक का उनको सीमा दिया गया कि उसके अंदर उनको बना के सेल कर देना है। तो उसमें जो है आप कह सकते हैं कि एग्जेम्पशंस का प्रावधान था। अभी उसको 6 मंथ से बढ़ा के 1 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी 1 साल के अंदर तक अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तब तक उनको जो है उसका लाभ मिलेगा, जो टैक्स बेनिफिट है ड्यूटी फ्री का। तो पहले 6 मंथ के अंदर था अगर रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए। और ये छूट क्यों दिए जाते, छूट देने का देखिए एक ही है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हो, प्लस इसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्लस इसके कारण क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो ये सरकार का फोकस रहता है। इसी तरीके से जो है इंसेंटिव दिए जाते थे। पहले 6 मंथ में था, अभी उसको बढ़ा के 1 साल तक कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन में अगर कोई भी चीज़ अगर उसको निर्माण करने के लिए अगर कोई गुड्स का आप कह सकते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई कंपोनेंट लगेगा, पार्ट्स लगेगा, उस पर छूट दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपका डिफेंस यूनिट में जो है आपका छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस जो है जो रेगुलर इम्पोर्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है आप कह सकते हैं उनको और भी तरीके से छूट दिया गया। यानी उनका जो प्रोसेसिंग होगा वो रिस्क आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से ही उनका जो है जो भी आप कह सकते हैं कि काम हो जाएगा, ताकि उनको कंप्लायंस कॉस्ट कम लगे। ठीक है, ऑटोमेटेड, यानी कि उनको छूट अगर लेना है तो वो फिल करेंगे फॉर्म्स को और कस्टम्स के द्वारा उसको इमीडिएटली जो है उनका क्लियरेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से है कि आपका जो एक्सपोर्ट करना, बहुत बार क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वेरियस जगह पर जो है इंस्पेक्शंस हो जाते हैं। अभी क्या किया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक बार सील कर दिया गया तो शिप पर लोडिंग करते समय तक फिर दोबारा उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसके कारण क्या होता है, कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरर्स का बचता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है जो जो पहले क्या होता था कि जो एसीजेड की क्या बोलते हैं, इसका फोकस था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ जो प्रोडक्ट्स, यहाँ पर बहुत तरीके का आपको टैक्स जो है बेनिफिट्स जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन इसमें वहाँ तक लाभ दिया जाता था जब तक कि ये सामान जो है इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हुआ ऐसा समय के साथ कि बहुत सारा सामान बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो डंपिंग बहुत अधिक होने लगे, यानी सामान कंपनी के पास एसटीजी में बहुत रहने। तो सरकार ने जो है 1 टाइम जो है आपको मेजर्स लिया है कि जो है आपका जो डोमेस्टिक में जो टैरिफ लगता है उसको नहीं एग्जेम्प्ट किया है और उसको यह अलाउ किया है कि आप यह सामान जो है डोमेस्टिकली सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपका टैक्स के रिफॉर्म्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कि उसमें देखते हैं हम लोग कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको किस तरीके से बात किया गया है चैंपियंस बनाने का। एमएसएमई जैसे सपोज करके देखिए, इसमें इस तरीके की बात को इमेजिन किया गया
सपोज कीजिए आपके बगल में कोई लोकल कोई प्रोड्यूसर है जो फूड प्रोसेसिंग का सामान बनाता है, ठीक है, चाहे वो अचार बनाता है या लोकल स्नैक्स बनाता है, वो ग्लोबल स्तर पर जो है compete कर सके, ठीक है, वो बाहर जो है उसको एक्सपोर्ट कर सके। अगर उसको बोलेंगे हम लोगों जो है उसको चैंपियंस बनाने की बात बजट में कहा गया। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर इस तरीके का करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे अधिक जो जरूरत पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, उनको इक्विटी की जरूरत पड़ेगा, यानी पैसे का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। इसके लिए आपको 10,000 रुपये का ग्रोथ फंड जो है डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है, ताकि उस जो है सेल्फ रिलायंट एक जो पूर्व से फंड है उसको जो है टॉपअप किया गया है 2,000 करोड़ से। एक जो है एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया नया, जो जिसके माध्यम से आपका सपोर्ट किया जाएगा, प्लस जो पूर्व से जो चल रहा था सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 2021 में स्टार्ट हो, उसको 2,000 करोड़ और देके टॉपअप किया गया, ताकि ये जो आपका पैसा कहाँ जाएगा, एमएसएमई सेक्टर्स में, ताकि जो आप कह सकते हैं उस तरीके के जो एमएसएमई हैं जिनको कि ग्लोबल स्तर पर प्रमोट हम लोग कर सकते हैं या एक्सपोर्ट करने में, उनको रिकॉग्नाइज करके जो है उस तरीके से आपको सपोर्ट करने का। तो फर्स्ट हो गया कि एमएसएमई में, पहला हो गया कि उनको पूंजी मिल गया। अब सिर्फ पूंजी से तो काम नहीं होगा, दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा कि उनको यह भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस तरीके से जो है एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से जो कंप्लायंस। देखिए कोई डोमेस्टिक में अगर कोई सप्लायर है अब प्लस इंटरनेशनल स्तर पर अगर उसको सप्लायर बनना है तो बहुत सारे आप पेपर वर्क, बहुत तरीके के रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो उन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपका जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा जो है आपका ट्रेन करके एक बनाया जाएगा कॉरपोरेट मित्रा। यानी कॉरपोरेट मित्रा पहले ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे और वो फिर क्या होगा, स्पेशली देखिए जो एमएसएमई कहाँ पर ज़्यादा है, जो टीयर 2 सिटी है, टीयर 3 सिटीज है, वहाँ वो जाएंगे और उनको जो कंप्लायंस किस तरीके से कराना है उसके लिए उनको वो रिक्वायर्ड आप हेल्प जो है लीगल, चाहे वो हेल्प हो या नॉलेज की बात हो, वो उनको फैसिलिटेट करवाएंगे। तो ये कॉरपोरेट मित्रा जो है इंपॉर्टेंट चीज हो गया। यानी अभी तक उनको क्या मिल गया, कैपिटल मिल गया, प्लस यहाँ पर आपको क्या मिल गया, प्रोफेशनल सपोर्ट मिल गया। अब एक चीज और यहाँ पर जो दिक्कत होता है उसके लिए भी एक लिक्विडिटी, सपोज किया जाए 2 तरीके से पैसे की जरूरत होता है। एक तो आपका होता है कि सामान बनाने के लिए, दूसरा क्या होता है ना कि सामान अगर आप कोई एमएसएमई सेक्टर है, तो अगर किसी कंपनी को या गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी बड़े कंपनी को सेल किया तो पैसा तुरंत नहीं मिलता है। उस अगर कोई इनवॉइस, अगर आपको पता होगा कि अगर कोई बिल कोई किसी को देता है तो इनवॉइस अगर देता है तो उसको आप कह सकते हैं कि पेमेंट होने में सर्टेन समय लगता है। उस समय के बीच क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर के पास क्या होता है, लिक्विडिटी का कमी हो जाता है। ये लिक्विडिटी अगर कम होगा तो इसके बीच में प्रोडक्शन या तो कम हो जाएगा या बंद होगा, आपको कम हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी का कमी नहीं रहे, इसको भी सरकार के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया है और उसके लिए वेरियस जो है रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो उसमें से एक रिफॉर्म पूर्व से चल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेड्स बोलते हैं, यानी ट्रेड उसके लिए रिसिप्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को जो है आपको एमएसएमई को अगर जो है सपोज किया जाए कि किसी बड़े कंपनी को, ठीक है, कोई सामान निर्माण करने के बाद जो है उसको सेल किया गया, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे कि उस चीज़ को जो है आपको इनवॉइस को अपलोड करेंगे और इसके माध्यम से जो है आपका आसानी से उनका पेमेंट हो जाएगा। यानी इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें बैंक का भी रोल है। सपोज किया जाए कि ओएनजीसी, अगर आप मान ले कोई एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई को कोई चीज़, ओएनजीसी को कोई चीज़ सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड किया। अब ये क्या करेगा, एमएसएमई जो भी XYZ मान लीजिए, ये इनवॉइस जो है आपका अपलोड करेगा इस प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद इनको जो है पेमेंट मिल जाएगा। वो कहाँ कहाँ से मिलेगा वो हम पता है। होता क्या है इसमें से, एक तो होता है कि ये इनवॉइस को आप कह सकते हैं कि प्रूफ माना गया है, उसके आधार पर बैंक जो है आपका प्रोवाइड करेगा पैसा, तुरंत उनको पैसा मिल जाएगा। होता क्या है, सर्टेन 1 या 2% जो है उनको डिडक्ट करके बाकी पैसा मिल जाता है इंटरेस्ट के आधार पर,
ठीक है। यानी 100 रुपया का सपोज कीजिए बिल है, तो 98 रुपया जो है आपको बैंक जो है प्रोवाइड कर देगा। तो ये मिनिमम कॉस्ट पर क्या हो गया, अब जब तक ओएनजीसी इनको पैसा नहीं देता तब तक इनको लिक्विडिटी का कमी नहीं हुआ, जब भुगतान हुआ तो ये पे कर देंगे। तो इसके कारण एमएसएमई को जो है आपको किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, बैंक ये जो इनवॉइस एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोलेट्रल के रूप में काम किया। ठीक है, जिस तरीके से कोई हम लोग कोई अगर लोन लेते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ, चाहे वो जमीन का पेपर हो या सर्टेन जो है हम लोग रखते हैं, तो उस तरीके से काम किया। उसी तरीके से जो जेम पोर्टल है, अब देखिए जेम पोर्टल किस लिए बनाया गया था। जेम पोर्टल बनाया गया था कि सबको पता है कि जो सरकारी एजेंसी है या सरकारी ऑफिसेस है, वहां भी बहुत तरीके का सामान का खरीद किया जाता है। तो उनको खरीद जो है किया जाना है वो गवर्नमेंट पोर्टल से। ठीक है, तो जेम पोर्टल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ भी आपको समय लगेगा पेमेंट होने में, अगर कोई एमएसएमई का प्रोडक्ट है तो यहाँ जैसे ही कोई अगर कोई कंपनी है या कोई ऑफिस है, अगर जेम के पोर्टल पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, यानी कि फाइनल कर दिया कि हम आपसे खरीदेंगे, तो वो वहां पर दिखता है। तो इस ऑर्डर का कॉपी के आधार पर जो है एमएसएमई जो सेक्टर्स है उनको जो है अमाउंट जो है मिल जाता है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं, तो जेम पोर्टल पर जैसे ही वो डील हुआ, वो सरकारी एजेंसी उसको बाद में पेमेंट करता रह के बीच में उनको पेमेंट जो है मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से एक और प्रावधान किया गया कि उसको एज ए सिक्योरिटी, यानी कि मार्केट में भी उन चीजों के जैसे कैसे शेयर है या फिर जो बॉन्ड का पेपर है, आप जो है वहां पर आप पेपर रहता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यानी यहाँ भी जो ट्रेड्स रिसीवेबल्स है उसको आप कह सकते हैं कि एसेट बेस्ड सिक्योरिटी के रूप में ये किया गया, ताकि वो सेकेंडरी मार्केट में जो है उन चीज़ों का भी आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये सारा चीज किस लिए किया गया कि जो सामान सप्लाई होता है और इनवॉइस जो देता है और उसके बीच में जो भुगतान होता है, उसके बीच में जो गैप हो जाता है, जो लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, वो ना हो, इसके लिए ये जो है आपका रिफॉर्म किए गए। तो 3 तरीके का चीज आप देखें, जो आपको कैपिटल चाहिए वो मिल गया, प्रोफेशनल सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस जो है बीच में जो आपका डिले होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 10 लाख का कैप पर कंसाइनमेंट था वो भी जो है रिमूव कर दिया गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सर्विस सेक्टर के बारे में क्या क्या रिफॉर्म किया गया। ये देखिए आपका क्या है कि सर्विस सेक्टर्स में आपको पता है कि इंडिया का जो जीडीपी है उसमें 54 to 55% जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का है। हम लोगों का जो गुड्स में जो है हम लोग ट्रेड डिफिसिट रहता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हम लोग सरप्लस रहता है। तो यह जरूरी है कि जो सर्विस सेक्टर्स में इंडिया का एज है वो बना हुआ रहे, इसके लिए भी बजट में बहुत तरीके का प्रावधान किए गए हैं। सर्विस सेक्टर में देखिए, एक तो पहले हाई पावर्ड कमेटी का निर्माण किया गया जो किस तरीके से सर्विस सेक्टर जो है विकसित भारत का कोर ड्राइवर बने, कि उसके आधार पर हम लोग जो है विकसित भारत का जो लक्ष्य है अचीव कर सके। तो ये कमेटी बनाया गया, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी। अब इसके रिकमेंडेशन जो आएंगे उसके आधार पर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर को वो मेन इंजन बनाया जाए जिसके बदौलत जो है भारत जो है विकसित भारत 2047 तक बने। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं हेल्थ सेक्टर को लेके। ठीक है, देखिए इसमें यह कहा गया कि जो इंस्टीट्यूशन है ठीक है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए उसको और अपग्रेड करेंगे, प्लस नया इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या होता है, ये देखिए डॉक्टर या नर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं। सपोज किया जाए कि किसी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो देखिएगा फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे, तो जो इलाज हो गया अब उसके बाद उनको जो फिजिकल वर्क कराने के सपोर्ट करने का, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे। उसी तरीके से देखिए डाइटिशियन मिल जाएगा, डायग्नोसिस करने वाला आपका जो टेस्ट लैब है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल है जो डॉक्टर्स को डायरेक्ट उसमें हेल्प करते हैं उसके प्रोसेस में, चाहे वो डायग्नोसिस करके करे हैं या डाइटिशियन के माध्यम से हो, फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो, उनका भी एक अहम भूमिका है। इसीलिए औसे जो आप कह सकते जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको ट्रेन करना, उनको जो है और मजबूत किया जाएगा, प्लस नए इंस्टीट्यूशन जो है
ओपन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केयर सिस्टम में। अभी देखिए हुआ है क्या कि जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो आपका फ्रेमवर्क है, इसके माध्यम से जो है आपका 1.5 लाख जो मल्टी स्किल केयर गिवर्स है उनको भी ट्रेनिंग करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए केयर गिवर्स क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर आप सोचिए कि एल्डरली लोग हैं उनको किस तरीके से केयर किया जाए, कोई डिसेबल्स लोग हैं किस तरीके से, कोई इंजरी हुआ है उसमें किस तरीके से सपोर्ट, तो ऐसे लोगों का जो है एक प्रॉपर टीम डेवलप करने का जरूरत है। हर का रिक्वायरमेंट अलग है। देखिए ओल्ड एज में अभी देखिए बहुत सारे जो है आपका शेल्टर हाउस बना हुआ, उसी तरीके से डिसेबल्ड लोग के लिए बहुत सारे अमीर लोग हैं जो घर में अगर उनके दोनों आप कह सकते हैं कि कोई नहीं है तो वो ऐसे लोगों की डिमांड करते हैं। तो वो प्रोफेशनल हो और सही तरीके से उन चीज़ों के बारे में जाने कि किस तरीके से हमको इमोशनल सपोर्ट देना है उनको, जो डिसेबल लोग हैं उन क्या अपेक्षा रखते हैं, ओल्ड एज वाले क्या अपेक्षा रखते हैं, तो वो उनका स्पेशलाइज जो है ट्रेनिंग हो और उनको जो है सर्टिफिकेशन भी हो, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा। तो 1.5 लाख जो है मल्टी स्किल केयर जो गिवर्स हैं उनको ट्रेन करने का जो है लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये केयर इकोसिस्टम आपको हम समझा दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेडिकल टूरिज्म। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे दूसरे कंट्री से भी जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों को वो सपोर्ट करेंगे कि जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म है, उसको प्रमोट कर सकते हैं और इसमें वो जो प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है आपका आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप होगा। तो जो राज्यों को वो हेल्प करेंगे ताकि जो वह जो आप कह सकते हैं कि सिटी हो वो उस तरीके से आपका डेवलप हो, वो हब बन जाए जहाँ की लोग इलाज कराने के नाम पर आए, यानी जो है उससे क्या होगा, दूसरे कंट्री से भी लोग आएंगे या इंट्रा दूसरे राज्य से भी आएंगे, तो इससे उस इकोनॉमी को हेल्प होगा। तो ये जो है आपका 5 ऐसा हब बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया गया। उसी तरीके से देखिए एक आयुष, आयुष स्पेशली ना जब कोरोना का समय आया उसके बाद से जो है आयुष, आपको पता है इसमें 5 जो पुरानी जो मेडिसिन की जो सिस्टम है उसके बारे में है। तो यहाँ इन चीज़ों का स्पेशली आयुर्वेद का बहुत आपको इम्पोर्टेंस उसमें निकल के आप देखें कि किस तरीके से लोग जो है उसमें काढ़ा वगैरह का यूज कर रहे थे। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है 3 जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन जो है आयुर्वेद का ओपन किया जाएगा। और जो पहले से आयुष के जो भी फार्मेसी हैं या जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स है उसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपका इसमें अनाउंस किया गया है। प्लस जो WHO जो आपका ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक और है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोलते हैं, अभी देखिए आप देखिएगा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वीडियो देखिए चाहे वो रील्स कोई लोग बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, यानी यहाँ पर आपका जो भी है एनिमेशन है, विजुअल ग्राफिक्स है, ठीक है, आपका विजुअल इफेक्ट है, गेमिंग है, कॉमिक्स है, तो इन चीज़ों का अभी के समय में जो है डिमांड बढ़ा है और उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बदलते हुए समय में जहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, बहुत तरीके से आप देखिएगा कि वीडियो मेकिंग में लोग अपना करियर बना रहे हैं, अलग अलग तरीके का इंटरप्रेन्योरशिप उसमें देखने को मिलेगा, अलग अलग जो है स्किल देखने को मिलेगा। उसको प्रमोट करने के लिए जो है 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में जो है आपका कंटेंट क्रिएटर लैब मिलेगा, ताकि किस तरीके से एनिमेशन बनाया जाता है, विजुअल इफेक्ट कैसे किया जाता है, गेमिंग्स किस तरीके से बनाया जाता है, तो इन चीज़ों को आप कह सकते हैं ट्रेन करने के लिए इतना जो है आपका कंटेंट क्रिएटर लैब जो है बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। उसी तरीके से है डिजाइन, जो है नेशनल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जो डिजाइंस है उसको भी आपको एस्टेब्लिश किया जाएगा उसमें जो है ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। ठीक है, खेलो इंडिया मिशन के तहत जो है फिर से जो है हम लोग उसी चीज़ को रिपीट करेंगे कि किस तरीके से जो है साइंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, किस तरीके से जो उनका कोचेस जो है उनको आप कह सकते हैं कि बेहतर कोचिंग दे। ठीक है,
प्लस साइंस का भी इंटीग्रेशन जो है आपका खेलो इंडिया में हो, ताकि आप जो एक लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, तो चाहे वो उसके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स भी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है आपका एफोर्डेबल प्राइस पर चाहिए, तो साइंस टेक्नोलॉजी से एफोर्डेबल जो भी एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, सस्ते में बन पाए, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। तो इन चीज़ों पर जो है आपका खेलो इंडिया मिशन में रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और सर्टेन चीज़ें है एजुकेशन में क्या किया गया वो हम लोग भी देखते हैं। अभी देखें ना, यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात की गई, ऐसे जगह पर जहाँ की पूर्व से पहले से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब हुआ कि जहाँ पर कि आपको इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री हैं एस्टेब्लिश है, उसके अराउंड जो है आपको उसके विसिनिटी में यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने के, यानी वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं 2-4 यूनिवर्सिटी रहे, हर वेरियस टाइप के जो यूनिवर्सिटी रहे और उस तरीके से डेवलप किया जाए। तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप उस आधार पर, उसी तरीके से लॉजिस्टिक कॉरिडोर जहाँ पर है वहाँ पर भी बनाया जाए। तो टोटल 5 का जो है घोषणा किया गया। उसी तरीके से यह रिकॉग्नाइज किया गया कि अभी वर्तमान समय में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुआ है और वुमेन जो है हायर एजुकेशन में जो है उनकी भूमिका इम्पोर्टेंट है, उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। स्टेम इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं कि जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, लेकिन एक इशू रहता है उनको सेफ्टी को लेके, उनको एकोमोडेशन को लेके। तो ऐसे में पूरे इंडिया में जो है हर जिला में उनके लिए एक गर्ल हॉस्टल जो है ओपन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है सेट एजुकेशन सेक्टर में कि 4 जो है आपका टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है आपका का जो है सेटअप किया जाएगा। उसमें देखिए क्या है, टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उसको बोलते हैं कि वो फैसिलिटी होना जहां पर कि जो स्पेस के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं टेलीस्कोप का यूज करते हुए। तो उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है लद्दाख में हम लोगों का जो लार्जेस्ट जो टेलीस्कोप है वो एस्टेब्लिश है, यानी जो सोलर से संबंधित जो चीज़ें हैं, स्पेस से संबंधित जो चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित को स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो है 4 जो है आपका आप जो जगह है वो उसको फैसिलिटेट कराया जाएगा। तो ये चीज़ एजुकेशन से संबंधित हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टूरिज्म के क्षेत्र में क्या क्या। ये बात ध्यान रखें, हम लोग अभी किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में हम लोग सारे सेक्टर कवर करें, बाकी से केयर सिस्टम की बात की है, एजुकेशन की बात की है, हेल्थ की बात की है, ये ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टूरिज्म की बात। टूरिज्म में आपको पता है कि बहुत भूमिका है हम लोगों का, जो है सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसलिए एक नया जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉस्पिटेबिलिटी जो है ओपन किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर आप कह सकते हैं हॉस्पिटेबिलिटी से संबंधित कोई अगर टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से, तो उनको किस प्रकार से ट्रीटमेंट या लैंग्वेज किस तरीके से जानना चाहिए, उन सब का ट्रेनिंग यहाँ पर आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, गवर्नमेंट है या एकेडमिशियन है या जो इंडस्ट्री है वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और नॉलेज का ट्रांसफर होगा, ताकि जो टूरिस्ट आए वो बार बार आए, वो यहाँ से खुश होकर जाए, ताकि जो है इंडियन जो टूरिज्म है वो ग्रो है। उसी तरीके से एक पायलट स्कीम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 10,000 गाइड। आपको पता है जब आप किसी साइट को घूमने जाते हैं वहाँ पर गाइड मिलेंगे जो आपको उस साइट के पार्टिकुलर्स के बारे में बताते हैं। तो उसमें जो है जो 10,000 जो आपका गाइड्स है उनको अप स्किल जो है किया जाने का है। आपका जो 20 आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट है वहाँ पर 10,000 जो है गाइड्स को जो है अप स्किल किया जाएगा, यानी उनका स्किल जो है इन्हांस किया जाएगा। एक और है नेशनल डेस्टिनेशन ऑफ डिजिटल नॉलेज ग्रिड। इसमें क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं जो आर्कोलॉजिकल साइट है, जो आपका टूरिस्ट साइट है, उससे संबंधित जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी आप कह सकते हैं रिसर्च पेपर है, जितनी भी जानकारियां हैं, उसको डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। ताकि इसको टूरिस्ट के भी हेल्प आएगा, कोई कंटेंट क्रिएटर है उनके भी हेल्प आएगा। तो ये भी अनाउंसमेंट किया गया है। उसके बाद ये किया गया है कि जो घूमने के लिए देखिए 3-4 जगह लोग जरूर जाते हैं, चाहे वो माउंटेन्स ट्रेल्स हो, यानी माउंटेन का एरिया जैसे है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तो वहाँ इकोनॉमिकली जो है, इकोलॉजिकली जो है वो सस्टेनेबल रहे, उसके लिए जो है आप कह सकते हैं एक्शन लिया जाएगा। उसी तरीके से जो आपका टर्टल ट्रेल्स है, बर्ड वाचिंग है। टर्टल ट्रेल देखिए उड़ीसा के कोस्ट में आपको पता है कि मास नेस्टिंग होता है, उसको देखने के लिए भी लोग जो है जाते हैं।
तो वो उस तरीके का जो है वहाँ इन्वायरमेंट को हानि ना हो, उसके लिए जो है आपका पर्याप्त जो है वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। उसी तरीके से बर्ड वाचिंग, जहाँ ह्यूज अमाउंट में बड़े बड़े संख्या में जो वो आते हैं बर्ड्स, उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो उन चीज़ों पर जो है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल रहे, इसके लिए आपको अनाउंसमेंट किया गया है। इंडिया जो है फर्स्ट बार जो है ग्लोबल बिग कैट समिट करेगा। बिग कैट मतलब जो कैट जो कैटेगरी है, इसमें आपका जो है टाइगर है, लेपर्ड्स है, इससे संबंधित जो है आपका समिट होगा। इस समिट में क्या होगा, चर्चा किया जाएगा कि दूसरे जो कंट्री हैं वो कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेस रखते हैं, कैसे कंजर्वेशन का इफर्ट करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये इंडिया जो है आप कह सकते हैं कि ये सबमिट कर रहा है ग्लोबल स्तर पर, जो हम भी लेपर्ड्स हैं, टाइगर है, तो इन चीज़ों के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन से संबंधित जो है डिस्कशन किया जाएगा, नॉलेज ट्रांसफर किया जाएगा। उसी तरीके से जो 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स है उनको वाइब्रेंट आपका एक्सपेरिमेंटल कल्चरल डेस्टिनेशंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट सर्किट जो है डेवलप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए कितने तरीके के जो है बजट में अनाउंसमेंट है। ये वो अनाउंसमेंट है जो पूर्व से जो चल रहे हैं उसके अपार्ट है। पूर्व से क्या क्या चल रहा है वो जब इकोनॉमी का क्लास है उसमें आप जाके लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो सर्विस, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग दो तरीके से स्टडी किए। एक स्टडी क्या किए थे कि किस तरीके से नया जो स्कीम से अनाउंसमेंट हुआ, दूसरा हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा किए थे। उसी तरीके से यहाँ पर सर्विस सेक्टर में कौन से टैक्स रिफॉर्म किए गए वो हम लोग अभी पढ़ें। देखिए, एक जो पहला जो अनाउंसमेंट किया गया है कि जितना भी आईटी सेक्टर्स का है उसको कॉमन नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी सर्विस आईटी सर्विसेज करके कॉमन नाम दे दिया जाएगा। उनको अलग से जो है अब कुछ कर, मतलब उसमें जितने भी ब्रांचेस थे तो उसको अब सिंगल कैटेगरी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का के नाम से जाना जाएगा। और जो सेफ हार्बी आप कह सकते हैं जो मार्जिन है वो 15.5% फिक्स किया गया। यानी इसमें क्या होता है कि यह माना गया कि जो है आपका 15.5% जो है प्रॉफिट अगर दिखा रहे हैं तो उसके बाद जो है टैक्स जो अथॉरिटीज है बहुत अधिक उसमें आप कह सकते हैं इंट्रोगेशन, बहुत अधिक जो है ये उसमें क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि जो आईटी कंपनी जो भी है उनको एक टैक्स सर्टेनिटी रहता है कि इतना प्रॉफिट हमें दिखा, इस अनुसार से मेरा टैक्सेशन होगा और बाकी चीज़ होगा। तो ये सेफ हार्बर मार्जिन उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली ये टैक्स पर्पस के लिए होता है। उसमें फिर इतना अगर मार्जिन दिखाते हैं तो उसमें फिर टैक्स जो अथॉरिटी होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करता। पहले एक और कंडीशन था कि ये उन कंपनियों के लिए अवेलेबल था जो 300 करोड़ तक का जो है ट्रांजेक्शन दिखाता। अभी इसको जो बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इतने तक के जो कंपनियां हैं उनको जो है आपका कह सकते हैं कि लिमिट तक वाली है उसका लाभ ले सकती है। उसी तरीके से ये कहा गया कि सपोज कीजिए कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप सेफ हार्बर जो है उसका यूज कीजिएगा या उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अप्लाई होगा तो जो आप कह सकते हैं कि आईटी उसका ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा उनको सर्टिफिकेट जो है निर्गत किया जाएगा। यानी उसके ऐसा नहीं होगा कि कोई अप्लाई किया तो लंबे समय तक लंबित है। ठीक है, ये जो है फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम से रहेगा संबंधित, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस लगा के देना होगा और इंस्टेंटली जो है उनको उसका जो है अप्रूवल मिल जाएगा। उसी तरीके से एक और जो है ये किया गया है कि पहले जो है 3 साल तक जो है सेफ हार्बर का ये था, अब उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये सारी चीज़ें किस लिए किया गया, ये सारी चीज़ें इसलिए किया गया है कि टैक्स जो है आप कह सकते हैं डिस्प्यूट कम रहे। ठीक है, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है उसको टैक्स सर्टेनिटी रहे, क्लियरिटी रहे, लीगल चीज़ों में कॉस्ट जो है कम से कम जाए, इसीलिए इन चीज़ों को जो है एकोमोडेट किया गया। एक और किया गया है कि जो है एपीए प्रोसेस बोलते हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आईटी कंपनी सपोज करके देखिए कि किसी वो अनाउंस करता है कि इस कंपनी से जो है वो उसका एग्रीमेंट होगा, सेल करेगा, तो उस आधार पर जो आप कह सकते हैं कि वो आईटी सर्विसेज के जो लोग हैं उनको बताया जाएगा। तो ये आपको पहले जो है 2 साल तक था, पहले 1 साल तक था, अब उसको 2 साल तक कर दिया गया, 6 महीना और बढ़ाया
जा सकता है। यानी कि अभी आने वाले समय में क्या दोनों का डील होगा, उस आधार पर यह किया जाता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो यही जानकारी टैक्स ऑफिशियल्स को भी रहता है, उसी अनुसार से टैक्स को कलेक्शंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका समझ सकते हैं कि टैक्स का जो डिस्प्यूट है उससे बचाने के लिए सारी चीज़ें की गई है। अगर कोई बड़ी कंपनी का आप समझ सकते हैं कि अगर इसके तहत प्रॉफिट जाएगा तो उसका जो सब्सिडियरी कंपनी होगा उसको भी उस चीज़ का लाभ जो है, फैसिलिटी का लाभ मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ किया गया है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और इंडिया में क्लाउड सर्विसेज को जो है, आप कह सकते हैं कि क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है फॉरेन जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं उनके लिए, तो उनको 2027 तक जो है उनको टैक्स में जो है एग्जेम्पशंस दिया गया है, ठीक है। अब उनको जो है ये आपका सेफ हार्बर जो है आपका 15% उनके लिए भी है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है, विदेश की कंपनी है, यहाँ पर आके क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके ग्लोबल कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पर लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो डेटा सेंटर है उसका इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें है कि जो रिलेटेड एंटिटीज है जो डाटा सेंटर को फ्रॉम इंडिया से जो करते हैं उनको 15% का जो ये सेफ हार्बर है उनको लाभ मिलेगा। तो टैक्स हॉलिडे उनके लिए हो गया जो विदेशी हैं, और जो यहाँ पर जो रिलेटेड एंटिटी जो डाटा सेंटर को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए सेफ हार्बर 15% का हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो है किस लिए किया गया कि ताकि सर्विस सेक्टर को हम लोग जो है मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में किस तरीके से रिफॉर्म किए गए। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि एक कमेटी पहले गठन किया गया, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, कि हम लोगों का जो ग्रोथ फेज नेक्स्ट है उसमें बैंकिंग को किस तरीके से ये किया जाना है, क्या बैंकिंग का और मर्जर किया जाना है या क्या किया जाना है, उसके बारे में कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, उसके अनुसार से फिर जो है चीज़ें आपका आएगा। लेकिन बजट में जो एक कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें देखिए एक और किया गया, एक इंसेंटिव दिया गया है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए। देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट है इसमें कि अगर कोई म्यूनिसिपलिटी है वो अपने विकास के लिए जो है बॉन्ड जारी कर सकता है। बॉन्ड से क्या होता है, हमको अगर पैसा चाहिए तो हम बॉन्ड जो है जारी करेंगे, जो पब्लिक खरीदेगा वो बदले में पैसा देगा, और बदले में हम क्या करेंगे, सर्टेन जो है परसेंटेज फिक्स करेंगे, 8% 7% के इतना के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। यानी जो बॉन्ड्स के माध्यम से भी म्यूनिसिपलिटी कम्युनिटी जो है अपने चीज़ों का विकास कर सकता है, तो उसको बोलते बॉन्ड। तो कहता है कि अगर 1000 करोड़ का अगर कोई मार्केट से म्यूनिसिपल बॉन्ड से अगर करेगा तो गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ का उसको इंसेंटिव देगा। यानी ये हमारे लिए किस लिए ज़रूरत है कि किस तरीके से मार्केट से पैसा आए, किस तरीके से हमारा सिटी का विकास हो, उसके लिए जो है ये। और ये जो है ये स्कीम जो हम लोगों का अमृत स्कीम है, जो आपको पता है अटल मिशन जो शहर के विकास के लिए, उसी के तहत जो है इसको जो है ये इसमें कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही रीस्ट्रक्चरिंग भी कुछ करने का अनाउंसमेंट किया गया। आपको पता है कि पावर फिनांस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में कुछ आप देखिएगा कि सर्टेन डिसएडवांटेज में देखेगा, कुछ लॉस में आपको न्यूज में मिलेगा। इसको किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग जो है आपको करके, तो ये तो जिस तरीके से कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा तो इसका फ्यूचर में जो है चीज़ें आपको चेंज दिखेगा, चाहे वो संबंधित जो बोर्ड हो, सीईओ कौन होंगे, इसके मेंबर्स कौन होंगे, ऑडिट कौन करेगा, तो ये सारा डिटेल्स जो है आपका आने वाले समय में आएगा कमेटी का जिस अनुसार से रिकमेंड। उसी हिसाब से जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो रूल्स है उसका भी रिव्यू करेगा। एक और कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, एक है मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क। मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है कि अगर कोई कॉरपोरेट है वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड जारी करेगा, तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो डायरेक्ट बाय करेंगे, ताकि जो कंपनी है उसको तुरंत पैसा मिल जाए, वो बाय वेट नहीं करेगा कि कोई जो है इन्वेस्टर वहाँ पर है। मार्केट मेकर्स जो होंगे वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। उसी तरीके से टोटल रिटर्न स्वैप्स, ये क्या होता है, सपोज किया जाए कि कोई आपको एप्पल का कंपनी है, इसमें बीच में भूमिका आएगा बैंक का। इसमें क्या होता है कि आपको उस पर नहीं, इसका शेयर नहीं खरीदना है, इसका जो ग्रोथ होगा ना उसका आप सर्टेन एडवांस, यानी आप उससे बच रहे हैं कि ये
इसका प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, आपको इसके एडवांटेज का जो है आपको के लिए आप जो है प्रावधान किया जाएगा। यानी जो राशि आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जिस अनुसार से ग्रोथ होगा, फायदे या नुकसान, उसके आधार पर आपको ओनरशिप का रिस्क जो है बैंक का रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट जो है आपको इंट्रोड्यूस जो है आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बार जो है डरते हैं, तो इसके कारण बैंक अगर उसमें गारंटी ले रहा है ओनरशिप का, आपको सिर्फ मतलब है उसके एडवांटेज से, जो प्रॉफिट से, तो ये इसके कारण ये सारा चीज़ किस लिए किया जा रहा है कि कंपनी के पास इन्वेस्टर्स में जो है अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें और अधिक मैन्युफैक्चरिंग हो सके। ये सारा पर्पज, चाहे वो म्यूनिसिपल बॉन्ड का देख लीजिए या फिर जो अब आप फेमा का देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से है ताकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है स्मूथ हो सके। उसी तरीके से एक और प्रपोजल है जो बहुत न्यूज में आप देख रहे होंगे कि जो STT है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो टैक्स है, उसको बढ़ा के 0.2% से 0.05% बढ़ाया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है फ्यूचर्स में क्या, पहले तो जाने कि फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स देखिए उसको कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट में यह कहता है कि 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद, 1 मंथ बाद जो भी प्राइस रहेगा हम खरीदेंगे। सपोज की जाए कि गोल्ड का प्राइस जो है 10 ग्राम का 60,000 है एग्जाम्पल के लिए, और 2 महीने के बाद जो है वो एक सर्टेन प्राइस कहता है कि हम 65,000 पर खरीदेंगे, ठीक है, या 55,000 पर, जो भी एक सर्टेन अमाउंट वो फ्यूचर्स में रहता है, तो उस डेट पर वो परचेज अगर ज़्यादा रहा, जो जिस प्राइस पर वो फिक्स किया उसको प्रॉफिट होगा, कम होगा तो नुकसान होगा। तो ये कंसेप्ट बोलते हैं फ्यूचर्स, यानी इसमें आप अनुमान, गेस, नॉलेज जो कह सकते हैं उस आधार पर। तो वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगा पहले जो है 0.02% था, अभी इसको बढ़ा के 0.05% का आ गया। गवर्नमेंट का तर्क है कि इससे जो है मार्केट में इनस्टेबिलिटी घटेगा, सट्टा या जो है अनप्रिडिक्टेबल सट्टाबाजी जो है घटेगा, ये एक गवर्नमेंट का तर्क है। जो इन्वेस्टर का तर्क है कि उनका जो लाभ का जो है परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, इसलिए फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये 2 तर्क दिए जा रहे हैं आपका। ठीक है, दूसरा है कि उसी तरीके से जो है आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है या जो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन है, ये इसमें भी परसेंटेज आपका बढ़ा दे। देखिए ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन में 2 चीज़ है, राइट टू बाय एंड राइट टू सेल। सपोज किया जाए कि इसमें क्या होता है कि मान लिया कि हम ये फिक्स कोई डेट फिक्स कर ले, इस सर्टेन डेट को हम ऑप्शन फिक्स करें, तो मान लिया आपको ओब्लिगेशन नहीं रहेगा कि बेचना ही बेचना है। तो उस केस में सपोज किया जाए कि अभी किसी चीज़ का दाम 60,000 है, आप ये बोले कि राइट टू बाय, मतलब इस अगले 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको यह अधिकार रहेगा, राइट मिल जाएगा कि आप खरीद सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको 65,000 का शेयर हो गया, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं कि ये आपका राइट था, आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप उसमें प्राइस उतना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको नुकसान क्या होगा, जो इसके ट्रांजेक्शन या प्रीमियम जो होगा वही नुकसान आपका होगा। आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि अगर कम है तो आप जो है इसको खरीदिए। ठीक है, तो उसी तरीके से राइट टू बाय या राइट टू सेल का कंसेप्ट रहता है। तो इसमें आपको एडवांस, तो बहुत लोग जो है ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग जो है फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दोनों पर जो है टैक्स आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके कारण आपको 2 तरीके का व्यू देखने को मिलेगा तत्काल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से जो फार्मर्स का जो इनकम है वो किस तरीके से बढ़े, उसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए इसमें फर्स्ट इस पर फोकस किया गया है कि हॉर्टिकल्चर को किस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्ट बढ़ा सकते हैं, कि जो आपका ऑर्चार्ड्स है वो आप कह सकते हैं बहुत अभी यील्ड जो है कम है, तो उसको जो है किसी तरीके से उसके लिए स्कीम्स जो है लाए जाएंगे, ताकि जो हमारे फल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों का जो है आपका जो स्पेशली फ्रूट्स जो है उनका जो है प्रोडक्शन बढ़े और हम लोग अधिक से अधिक जो है एक्सपोर्ट कर सकें, सेल कर सकें ऑर्चर्ड्स का। तो उसके लिए जो है आपका ये चीज़ रहेगा। इसमें 2 चीज़ और है कि जो वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ठीक है, तो जो है या जो पाइन नट्स हैं, इन चीज़ों का भी जो है प्रोडक्शन का पर फोकस किया गया, ताकि जो है किसान का हम लोग अधिक से अधिक जो है इनकम बढ़ा सकें।
क्योंकि जो एग्रीकल्चर के में जो है आपका जो एलाइड सेक्टर है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर्स हो, हॉर्टिकल्चर्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए भी, प्लस जो है जो है उनका इनकम बढ़ाने के लिए। सेकेंड देखिए किया गया है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें यह किया गया, गवर्नमेंट क्या कहा है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसको सपोर्ट करेगा। यानी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर जो है किसी भी तरीके का वेटनरी कॉलेज खोलता है, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, या फिर वहाँ पर डायग्नोसिस सेंटर्स खोलते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर खोलते हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी के रूप में जो है आप जो है राशि आपको लोन जो है आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें जो है सब्सिडी भी मिलेगा। ये सरकार का फोकस है ताकि जो है अधिक से अधिक जो है एनिमल हस्बेंड्री का भी जो है विकास हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंटरप्रेन्योरशिप है उसको जो है गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगा, यानी उसमें सब्सिडी देगा, ठीक है। तीसरा जो है आपका हाई वैल्यू जो एग्रीकल्चर है, जिसमें आप समझ सकते हैं कोस्टल रीजन है, वहाँ का कोस्टल का कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से जैसे कैस्यू है, कोकोआ है, उसके लिए अधिक जो है ताकि अधिक से अधिक इनका हो सके और हम लोग सेल कर सकें, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी जो है इसके लिए स्कीम्स जो है अनाउंस किए गए हैं। उसी तरीके से जो इंडियन कैस्यू एंड कोकोआ हो गया, फिशरीज सेक्टर को भी प्रमोट करने का जरूरत है। देखिए इसमें क्या अनाउंस किया गया कि जो इसमें कहा गया कि जो 500 जलाशय है या रिजर्वायर है, प्लस जो अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर देखिए एक अलग से स्कीम चलाया गया था मनरेगा के तहत। उसके तहत जो है आप कह सकते हैं हजारों जो है तालाब को जो है जीर्णोद्धार रिजोवेट कराया गया, और वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं फिशिंग प्रमोट किया जाए, और फिशिंग के माध्यम से जो है जीविकोपार्जन बढ़ाया जाए, और इसमें वुमेन फोकस्ड हो, यानी महिलाओं को शामिल किया जाए। और जो फिशिंग का जो आप कह सकते हैं जो फिशिंग के जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी भूमिका इम्पोर्टेंट रहे। देखिए आप जैसे किसान में आप देखते हैं फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इस उसी तरीके से जो फिशर्स जो लोग होंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, और इसमें महिला का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, महिला लेड ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो कोई भी जो आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके माध्यम से उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी अब एक से अधिक जो आप कह सकते हैं आप फिशरमैन से एक जगह इकट्ठा होंगे तो और एक जगह वो निर्णय लेंगे कि प्राइस क्या रखना है, कैसे कंजर्व करना है, कैसे बेचना है, तो उनका नेगोशिएशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। प्लस जो है आप कह सकते हैं कि जो रिजर्वायर है जो 500 है, प्लस जो अमृत सरोवर है, उनको जो है डेवलप किया जाएगा, और जो फिशर्स कम्युनिटी है उनको अधिक किया जाएगा। प्लस उनका वैल्यू चेन, यानी उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं फिश को, अगर जो फिश कैच करने के बाद कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसका जो है ड्राइंग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। प्लस जो है वुमेन को भी इसमें जो है इंटीग्रेट किया जाएगा। उसी तरीके से जो है सैंडलवुड को जो है पर आप कह सकते हैं कि इसके भी कल्टीवेशन अधिक हो, इसके लिए भी जो है किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सैंडलवुड के बाद जो है एक स्कीम अनाउंसमेंट किया गया है, उसको बोलते हैं भारत विस्तार। ये देखिए ना कि एग्री स्टैक पोर्टल है। एग्री स्टैक पोर्टल जैसे अभी आप बिहार में देख रहे होंगे कि फार्मर्स का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो एग्री स्टैक पोर्टल पर हो रहा है। यानी जो किसानों से संबंधित जो डेटा है आपको एक जगह पर मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कौन सा योजना का लाभ ले रहा है, यानी इसका इंटीग्रेशन जो है आपका ICAR के माध्यम से किया जा रहा है, और ये AI के मदद से किया जा रहा है। इसके माध्यम से होगा क्या कि किसान को यह पता चल जाएगा कि कौन सा क्रॉप जो है हमको उगाना है, मॉइस्चर लेवल क्या है, यहाँ पर जो है वेदर कौन सा होने वाला है, डिसास्टर क्या आने वाला है। इसके माध्यम से उनको प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये भारत विस्तार स्कीम जो है आप कह सकते हैं AI का इंटीग्रेशन करके एग्री स्टैक और ICAR का जो आप कह सकते हैं जितना भी पैकेज है सबको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि किसान अधिक से अधिक लाभ जो है उसका ले सके। तो किसान के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको नॉलेज के बारे में स्कीम्स लाया गया है, किस तरीके से उनका जो है फिशरीज सेक्टर है, किस तरीके से जो है हॉर्टिकल्चर के बारे में, किस तरीके से उनका जो है एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो है आपका स्कीम अनाउंस किया गया, ठीक है। एक और इसी में देखते हैं टैक्स प्रपोजल। देखिए अभी क्या है, जो कोई अगर फिश करेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि
200 किलोमीटर तक जो है आपको पता है कि नो, अगर कोई सी कोस्ट है तो वहाँ तक क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पर अगर कोई फिशिंग किया जाएगा, ठीक है, तो उसको जो है किसी प्रकार का ड्यूटी नहीं लगेगा। अगर वो बाहर सेल करते हैं तो उसको जो है एज ए एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो ये प्रावधान जो है आपका इसमें किया गया है। उसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको जो है आप कह सकते हैं जो अभी डिडक्शन का जो लाभ उनको दिया जाता है, चाहे वो राइस हो या अदर ग्रेन्स हो, उनको अभी एक्सटेंड करके कैटल फीड या कॉटन सीड वहाँ तक भी किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अदर जो आपका टैक्स इंसेंटिव जो है, जो पैक्स के जो लोग हैं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए अनाउंस जो है किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही लंबा टॉपिक था, तो लेकिन आपको उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा तो आप बीच में पॉज करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन एक एक टर्म को अच्छा से समझिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस अगर आता है तो आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। लंबा वीडियो जब कभी भी रहता है तो आप लोग जरूर बीच में पॉज लिया कीजिए, लेकिन जिस भी चीज़ को आप पढ़िए आप उसको अच्छा से पढ़िए ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न, चाहे वो प्री हो मेंस हो, आप अच्छा से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि स्पेशल इंसेंटिव जो है आपका, जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उस तरीके के वो अलग अलग जो है उसमें अनाउंस है। जैसे कि इनविट, आपको पता है कि ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका जो ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, वो जो है आपका किया गया। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर्स है तो अब सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज किया जाए कि टोल रोड है, तो आप क्या, आप इसको इस अगर कोई कंपनी जो जो टोल बना रहा है, आप अगर उसमें अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो टोल से जो बेनिफिट्स आएगा वो आपके, आप उसके क्या होंगे, शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है, तो वो लाभ आपको मिलेगा, तो इसके माध्यम और उस कंपनी को क्या फायदा होगा कि उनको राशि मिल गया। तो इस तरीके का भी जो है आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है बनाया गया। उसी तरीके से रियल एस्टेट में भी जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया, उसी में सपोज कि कोई बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है आपका स्पेस है, तो उसमें जो रेंट आएगा उससे आपका बेनिफिट होगा। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो कंपनी है उसको कैपिटल मिल गया और जो इन्वेस्टर है उनको भी बेनिफिट हो गया। उसी तरीके से गवर्नमेंट बैंकिंग से भी एक फंड बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट बैंकिंग से ये फंड जो है आपका है। उसी तरीके से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वेरियस जो है तरीके जो है सरकार के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियल स्ट्रक्चर हो, रियल एस्टेट हो। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसी का फोकस जो है आपको जो टीयर 2 सिटी है, टीयर 3 सिटी है जहाँ की 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, उनको भी अब वहाँ पर इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो है फोकस किया गया है। यह माना गया है कि जो शहर होते हैं, जो अर्बन सिटी होते हैं, वह विकास के केंद्र होते हैं, और ये चीज़ किया गया। अब इसमें देखिए कुछ कुछ जो प्रावधान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, इसमें क्या होता है कि जो कोई लेंडर्स होंगे, अगर उनको यह लगता है कि पैसा डूब जाएगा मेरा नहीं लग, तो उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, कि अगर इन्वेस्ट करने पर किसी भी तरीके का नुकसान होगा तो ये जो गारंटी फंड है उससे उनको राशि दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपका रियल एस्टेट एसेट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का है वो आपका डेडिकेट है। यानी सपोज किया जाए कि कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, चाहे वो ONGC हो, कुछ सामने बिल्डिंग बना हुआ है, रूम खाली है, या जो है उस पर कुछ निर्माण करना, बहुत बड़ा लैंड है किसी कंपनी के पास, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन उस पर बन नहीं रहा क्योंकि उस कंपनी के पास जो भी है उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्टर उस तरीके से इन्वेस्ट, जो अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर में उसको अलाउ कर दिया गया तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट हो सकेगा, और जो वो कंपनी का जो भी लैंड है या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी यूज हो सका, तो ये चीज़ किया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बहुत तेज़ी से जो है एक जगह से दूसरे जगह सामान जाए, डिले कहीं नहीं हो, इसके लिए जो है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है डंकुनी से लेके जो है आपका सूरत तक में किया गया। देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या होगा कि आपका
या सपोज के रेलवे ट्रैक है, तो एक रेलवे ट्रैक जो है सेपरेट हो जाएगा, यानी उस पर किसी भी प्रकार का पैसेंजर मूवमेंट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि स्पेशलाइज हो जाता है और मूवमेंट होता है, पैसेंजर को भी परेशानी नहीं होता है, और इसमें जो मूवमेंट होता है फ्रेट का वो भी हो जाता है, यानी जो इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी है, उनको भी बेनिफिट है। उसी तरीके से 20 न्यू नेशनल वाटरवेज जो है ये भी आपको जो है ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। देखिए वाटरवेज जो होता है ना बहुत इफेक्टिव है। अभी हम चाहे वो रोड से ट्रांसपोर्ट करें या फिर जो एयर से ट्रांसपोर्ट करें, दोनों से आपका सस्ता माध्यम है, इकोलॉजी के लिए ये आप कह सकते हैं बेहतर है। तो इसीलिए जो है वाटरवेज को भी प्रमोट करने का ये अनाउंसमेंट किया गया है। उसी तरीके से जो है शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम है, चाहे वो इसमें से एक पटना में भी अनाउंस हुआ है, एक वाराणसी में। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जो आप कह सकते हैं कि जो भी शिप्स होंगे उनके जो है ऑल्दो रिपेयरिंग से जो भी उस होगा, क्योंकि नेशनल आपका वाटरवेज को प्रमोट करना है तो मेंटेनेंस के लिए भी आपको डेवलप करने का, तो ये आपको यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम्स भी किया गया है, ताकि वो सारे चीज़ें क्या है कि जो इनलैंड वाटरवेज है उनको जो है हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आपका जो कोस्टल शिपिंग है उससे। एक और अनाउंस किया गया है सी प्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। देखिए सी प्लेन क्या होता है, जैसे आप हेलीकॉप्टर है जिस तरीके से प्लेन है उसी तरीके से आपको रहेगा, लेकिन वो लैंडिंग कहाँ पर उसका हो सकेगा, आप जो है जो सी वाटर है यानी पानी पर हो सकेगा। तो ये सी प्लेन आप बहुत देखिएगा कि एक बार प्राइम मिनिस्टर जो है आप इससे लैंडिंग भी किए थे जब फर्स्ट बार हुआ था। तो सी प्लेन जो बनाने वाली कंपनी है, अगर उसको किसी भी प्रकार का जो है कैपिटल का कमी होगा तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से जो है उसको आप कह सकते हैं कि राशि उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। उसी तरीके से 2 लाख जो करोड़ है उसका भी सपोर्ट जो है स्टेट को किया जाएगा, जिसके अगर कोई स्टेट जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, चाहे वो रोड हो या किसी अन्य तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो, हॉस्पिटल हो, तो उनको 2 लाख करोड़ जो है सरकार के द्वारा जो है पूरे स्टेट मिलाकर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में उसी तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है आप कह सकते हैं डेवलप किया जाएगा। तो ये हम लोग अभी जितना भी चीज़ देखे, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, या फिर किस तरीके से फंडिंग हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये हम लोग जो है अभी डिटेल से इन चीज़ों को देखें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है हम लोगों का किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, इसके लिए भी हम लोगों का जो है अनाउंसमेंट किया गया। इसमें देखिए क्या हुआ, 20,000 करोड़ जो है अनाउंस किया गया है, जो CCUS बोलते हैं उसको, कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोर। ये देखिए क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैस है जो आपका हवा में आप कह सकते हैं जो रिलीज हो रहा है किसी भी प्लांट्स के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, उसको एब्जॉर्ब करके क्या होगा कि अंडरग्राउंड रखा जाता है। अंडरग्राउंड या कैसे रखा जाएगा, जैसे सपोज कि कोई पुराना तेल की कंपनी है, ऑयल कंपनी है, गैस का गैस फील्ड था, इसमें उसको उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो रखे उसको कैप्चर करके यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो 20,000 करोड़ जो है ये जो है आपका इन्वेस्ट जो है किया जाएगा, या फिर इसका यूज भी किया जाए। सपोज कीजिए CO2 है, आपको पता है कि जो एरेटेड ड्रिंक्स है या लिपस्टिक बनाने का जो है वहाँ पर CO2 का यूज होगा, तो या तो उसको यूज कर लिया जाएगा या अंडरग्राउंड जो है वहाँ पर स्टोर किया जाएगा। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी बनाना है वो डेवलप करना, उसके लिए 20,000 करोड़, ताकि हमारा जो है एनर्जी सिक्योरिटी जो है अभी आपका बना रहे और जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी फोकस। दूसरा क्या है कि BCD की इसको बोलते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो उससे एग्जेम्प्ट किया गया बहुत सारे चीज़ को। अगर कोई सोलर गैस के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम आपका एंटी मोनाट करके होता है, तो उस पर जो है आपको ड्यूटी से जो है एग्जेम्पशन दिया गया। उसी तरीके से अगर जो कोई क्रिटिकल मिनरल के प्रोसेसिंग में अगर कोई जो गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें आपको छूट दिया गया है। उसी तरीके से लिथियम आयन सेल जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम में उसको यूज किया जाता है तो उसमें छूट दिया गया है। उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अगर किसी सामान का बनाया जाता तो उसमें छूट दिया गया। उसी प्रकार से बायोगैस में, तो इन चीज़ों में जो है आप कह सकते हैं BCD यानी टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया। नेक्स्ट है अर्बेनाइजेशन सिटी। इसमें क्या कहा गया कि इसी बात को जो है आपको इम्प्लीफाई किया गया है कि जो शहर जो है इकोनॉमिक पावर होता है, ठीक है,
तो उसको इसमें हम लोगों का टीयर 1 तो ठीक है, अभी फोकस टीयर 2 और टीयर 3 पर भी हो गया, प्लस जो औसत शहर जहाँ पर कि टेम्पल है, इससे क्या होता है कि टूरिस्ट वगैरह भी आपको पता है कि बहुत आता है, तो उन सिटी को विकास करने पर फोकस किया गया। इसमें देखिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि इसके बीच में आपका जो है स्पीड जो ट्रेन का रहेगा बहुत अधिक रहेगा। इससे क्या होगा कि कोई भी टूरिस्ट है या लोगों का जो मूवमेंट है बहुत तेज होगा। उसमें से आपका मुंबई पुणे है, पुणे हैदराबाद है, हैदराबाद बेंगलुरु है, हैदराबाद चेन्नई है, चेन्नई बेंगलुरु है, दिल्ली वाराणसी है, वाराणसी सिलीगुड़ी है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है आपका 7 जो है आपका हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए पीपल, जो तीसरा हम लोगों का पिलर था पीपल सेंट्रिक जो है डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। उसमें जगह फर्स्ट देखिए क्या कहा है कि पीपल सेंट्रिक मतलब इसमें से पहले प्राथमिकता रखा गया ओल्ड पर्सन को, यानी एक स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम, यानी कोई वृद्ध लोग हैं तो उनका किस प्रकार से इमोशनल सपोर्ट हो, किस तरीके से उनका ख्याल, पूर्व में भी चर्चा किए। तो 1.5 लाख जो है मल्टी स्किल जो केयर गिवर जो है उनको उनका ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं तो रिपीट नहीं करते हैं। सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर, यानी जो सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट्स जो हैं वो भी आप कह सकते हैं सेटअप किया जाएगा। देखिए सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसमें जो लोकल्स जो गुड्स होंगे ना उनको सेल आप कह सकते हैं कि किया जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ जो लोकल होंगे, स्पेशली देखिए बिहार जैसे जगह में जहाँ जीविका बहुत सक्सेसफुल रहा है तो वहाँ पर लोग आपस में आएंगे और प्लस जो है रिटेल उसका निर्माण करेंगे। लोकली चीज़ में आप जैसे देखें कि चाहे पिकल्स हो, अचार हो, इन जो चीज़ है इन चीज़ों का आप कह सकते हैं कि वो निर्माण करेंगे, तो उससे संबंधित मार्ट जो है आपका इस्टेब्लिश करने का भी किया गया है। ये पीपल सेंट्रिक क्यों हुआ, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, उनको जीविकोपार्जन का भी मिलेगा और आसानी से फंडिंग भी हो जाएगा। तीसरा है देखिए कि दिव्यांग जन कौशल योजना। देखिए दिव्यांगजन का अपना फिजिकल जो भी डिसेबिलिटी होता है उनके कारण एक सर्टेन सेक्टर्स में वो अच्छे हो सकते हैं, सर्टेन सेक्टर्स में वो काम नहीं कर सकते हैं। आप सपोज करके देखिए, मान लिया जाए कि उनका हमको किसी होटल्स के अगर आप कह सकते हैं कि उसमें काउंटर पर बैठाना है या कहीं रिसीविंग सेंटर पर बैठा है, तो ऐसे जगह पर जहाँ पर वो बैठ के काम कर सकते हैं, या फिर आईटी सेक्टर्स में है, तो जहाँ पर कि उनका फिजिकल मूवमेंट का बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है, तो या उनके मेरिट या उनके कैपेबिलिटी के आधार पर रिकॉग्नाइज करके उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो भी जो है एक बेहतर रूप से जो है इकोनॉमी में सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए एक योजना लाया गया दिव्यांग कौशल योजना। ठीक है, ताकि उनको भी एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बेहतर मिले। उसी तरीके से दिव्यांग सहारा योजना, यानी जो डिसेबल्ड है उनको किस तरीके से जो असिस्टिव डिवाइस है, देखिए हियरिंग जैसे कि जो कोई अगर नहीं सुनता तो हियरिंग असिस्टिव डिवाइस होता है, उसी तरीके से देखिए व्हील चेयर होता है। तो यानी जो अलग अलग तरीके के जो हमारे दिव्यांग हैं उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए जो भी जो असिस्टिव डिवाइस है वो प्रोवाइड किया जाए, ये इस स्कीम के माध्यम से इंश्योर कराया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एक एल्मिको करके कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है आर्टिफिशियल स्लिम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या करता है ना कि जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए सामान बनाता है, चाहे वो व्हील चेयर हो या फिर हियरिंग एड्स हो, इनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि जो है ये अपना बेहतर R&D में इन्वेस्ट करें, साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी इंटीग्रेट करें अपने उन चीज़ों में। ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है उनको किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम आपका दिव्यांग केंद्र। अभी देखिए क्या होता है कि बहुत सारा जो दिव्यांग होते हैं उनका एक जगह सामान नहीं मिलता, तो वो एक जगह पर मिले उसके लिए भी एक जो है स्कीम्स लाया जाएगा। उसी तरीके से एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, न्यूरो साइंसेस। अब ये क्या होता है ना कि वर्तमान समय में मेंटल हेल्थ पर बहुत अधिक फोकस किया गया। फिजिकल हेल्थ तो शुरू से ध्यान आता था, बदलते हुए समय में अभी आपको पता है कि किस अनुसार से जो है लोगों का स्ट्रेस बढ़ा है, वर्क प्रेशर बढ़ा है, उसके कारण मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए एक जो है इंस्टीट्यूट किया जाएगा। और प्लस जो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, चाहे वो रांची का है या तेजपुर का है, उसको अपग्रेड भी किया जाएगा। ठीक है,
चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक जो है आपका इमरजेंसी एंड जो ट्रॉमा केयर सेंटर्स होता है, उसको बहुत बार देखते हैं कि स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटी में क्या होता है कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स नहीं होते। उसी तरीके से कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, या कोई ह्यूज अमाउंट में कैजुअलिटी हो गया, कोई दंगा हो गया, तो ऐसे चीज़ों को डील करने के लिए जो अभी गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो अभी कंपिटेंट नहीं है। इसीलिए जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे उसमें अभी इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर्स जो है आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जब कभी भी ऐसी स्थिति होता है, चाहे वो डिसास्टर हो या एक्सीडेंट की स्थिति हो, तो वहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। यानी यहाँ पर सरकार का फोकस सारे चीज देख लिए कि डिसेबल्ड हो गया, आपका ओल्ड पर्सन हो गए, या जो कैजुअलिटीज हैं उनके तरफ है, तो इसके बारे में संबंधित योजना आपको देखने को मिलेगा। एक देखिए जो फोर्थ पिलर था वो है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या हुआ कि यानी एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ बिजनेसमैन है, तो ऐसे जो आपका आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑपरेटर है, जो लंबे समय से जिनका क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया है, तो उनको सरकार जो है आप कह सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए आप कह सकते हैं बेहतर जो है उनको रिलैक्सेशन दिया है। जैसे कि देखें, अगर कोई ऑथराइज्ड इकोनॉमिक जो ऑपरेटर्स है उनको पहले जो है 30 दिन के अंदर जो है पहले 15 डेज के अंदर जो है उनको ड्यूटी डिफरल था, यानी 15 जब वो सामान उनका इंपोर्ट हुआ उससे वो 15 दिन के अंदर उनको ड्यूटी था, अब उसको बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कोई भी जो मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर्स है जो रिलायबल है, ऑथराइज्ड है, तो उनको ये लाभ दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको जो है जो आप कह सकते हैं कि जो बिल ऑफ एंट्री जो आपका ट्रस्टेड इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जैसे एक सामान किसी कंट्री से जो इंपोर्ट किया जा रहा है उससे संबंधी जो पेपर है उसी को बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो वो जैसे ही रहेगा तो वो आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करें, यानी कस्टम के द्वारा किसी भी प्रकार से उसमें जो है डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको पता है कि ये रिलायबल पार्टनर्स हैं, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, ताकि उन चीज़ों का जो है आपका नहीं हो। साथ ही उनको सेल्फ डिक्लेरेशन का भी ये जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सारे यानी कि ट्रस्ट भी जिनका कि लंबे समय से क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया है और किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं आरोप नहीं है पूर्व से, तो उनको जो है इस तरीके का एग्जेम्पशंस वगैरह आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत तरीके का प्रोविजंस किया गया है जिससे कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर बार जो है चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू में आता है, पूछा जाएगा कि रिसेंटली बजट में जो एक्शंस लिए गए उसमें से प्रोविजंस बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा या ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा। तो जो स्टेप्स आपको बजट में दिए गए ये आपको समझना है। पहला देखिए क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन जो रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया है वो भी जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया जो इंडियन लिस्टेड कंपनी जो है आपका उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारे चीज़ें क्यों किया गया, क्योंकि जो है उनको कैपिटल अधिक मिले। ठीक है, उसी तरीके से ये प्रावधान किया गया सेकंड जो ईज ऑफ लिविंग के तहत आप समझ सकते हैं। अगर अभी वर्तमान में अगर किसी का रोड मोटर अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको सरकार के द्वारा बिहार में जैसे कि मान के चले कि 5 लाख रुपए का प्रावधान है, तो 5 लाख दिया जाता है। तो ये तो अगर किसी के अकाउंट में जाएगा तो वो दिख जाएगा कि उनका इनकम के रूप में है, तो ये दिक्कत हो रहा था। इसलिए अब इसको क्या कर दिया गया है कि उससे बाहर कर दिया गया, यानी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये तो वो एजे जो आप कह सकते हैं एजे एक्सीडेंट था, लेकिन वो जो चीज़ है वो काउंट हो जा रहा था क्योंकि उनके जो है उसमें अकाउंट में दिखता था। ठीक है, तो अब इसको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया। उसी तरीके से तीसरा है कि जो टीसीएस है यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है, अगर कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम, अगर कोई कंपनी जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम का पैकेज दे रहा है तो उसको जो है पहले अलग अलग आप कह सकते हैं किसी पर 5% था, किसी पर 20% था, सबको घटा के 2% कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ किया गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ इससे। उसी तरीके से अगर कोई परसुइंग एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस एलआरएस क्या होता है कि जिसके तहत जो है लिबरलाइज रेमिटेंसेस के, यानी कि आप सपोज कीजिए कोई विदेश जा रहा है, कोई मेडिकल कराने के इलाज के लिए या पढ़ने के लिए, तो कितना डॉलर आप यहाँ से लेके जा रहे हैं उसकी एक सीमा है, उसी को बोलते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहले क्या होता था कि जो है
5% जो है आपको जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगता था, अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं, अब उसको घटा के 2% किया गया। इससे क्या होगा, आपको जो है ईज ऑफ लिविंग होगा, इससे क्या होगा, आपका जो जा रहे हैं उनका बचत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अगर कोई नील डिडक्शन सर्टिफिकेट, यानी कोई ऐसा बिजनेस में है, छोटे टैक्स पेयर है जिनको किसी प्रकार का लायबिलिटी नहीं है, तो उनका वो अपना डेटा फिल करेंगे, उनको ऑटोमेटिकली जो है सर्टिफिकेट जो है उसका निर्गत हो जाएगा ऑनलाइन। ये भी एक प्रावधान किया गया। उसी तरीके से एक और प्रावधान किया गया कि जो डिपोजिटरी है 15G एंड 15H, वो उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए पहले क्या होता था कि अब सपोज किया जाए कि कोई ओल्ड पर्सन है, 60 साल के हैं, उनका 10 कंपनी में शेयर में लगा हुआ है, अलग अलग कंपनी का वो शेयर खरीदे हुए हैं जिससे उनको डिविडेंड आ रहा है। अब क्या होता था कि पहले हर कंपनी के अलग अलग जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। अभी वर्तमान समय में क्या होगा कि एक ही फॉर्म में उनका काम हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग हुआ, तो ये आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कंपनी का दिखाने के लिए अगर उनका टैक्स रिवल इनकम में नहीं है, तब भी उनको, अब 10 कंपनी में है तो 10 फॉर्म भरना पड़ रहा था, अभी एक ही फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है देखिए कि पहले जो जुलाई तक जो है आपका जो था वो कंटिन्यू रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो है 31 जुलाई तक, और जो नॉन ऑडिट बिजनेस है उनके लिए 31 अगस्त का। एक और प्रावधान किया गया है कि जो टीडीएस है, सपोज किया जाए कि कोई बाहर में लोग रह रहे हैं और वो इंडिया में अगर अपना जो है वो सेल करते हैं, तो उनका जो है, उनको भी जो है आपको पता है बहुत तरीके का टैक्स लगता है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स है या इनकम टैक्स है। तो अभी पहले उसके लिए जो है ना टैन का प्रावधान किया जाना था कि जो परचेजर हैं वो टैन के माध्यम से उसको जो है आपका टीडीएस कटेगा। तो अब क्या होगा कि नहीं, अब जो है पैन के माध्यम से ही प्रावधान किया जाएगा, यानी अलग से टैन बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो आप कह सकते हैं कि कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो अगर सेल करते हैं तो जो बायर्स हैं आप सिर्फ पैन के माध्यम से टीडीएस कटवा सकते हैं। ये भी ईज ऑफ आपका कह सकते हैं लिविंग है। उसी तरीके से 6 मंथ का जो है आपको जो है फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, कि विदेश में उनका कितना एसेट है वो अगर ये हो गया है तो वो अपना 6 मंथ के अंदर जो है आपका कर सकते हैं। ठीक है, अनाउंस डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ सर्टेन्स और भी जो है आपका प्रोविजंस किया गया है। उसमें है कि अगर रीअसेसमेंट भी चालू हो गया है, अगर आप फाइल कर चुके हैं तब भी आप एडिशनल 10% टैक्स देके आप अपना जो रियल जो है, अगर आप चोरी नहीं किए हैं इंटेंशनली या आप छूट गया तो आप उसको फिर से फाइल कर सकते हैं। तो सर्टेन टैक्स के साथ जो है आप इवन रीअसेसमेंट चालू हो गया है तब भी आप उसको जो है फिर से भर सकते हैं। उसी तरीके से पहले जो है पेनाल्टी का जो प्रोविजन था उसको जो है जेल वगैरह नहीं डाल के फाइनेंशियल जो है पनिशमेंट की बात की गई है, ये एक्स्ट्रा पेनाल्टी दे के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपका एक हो गया है कि मैट से एग्जाम्पशन दिया गया है जो प्रिजेम्प्टिंग बेसिस पर टैक्स देते हैं। मैट क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी है उसको ये मिनिमम उनको टैक्स देना है। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स उसको बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट में मार्जिन दिखाता है, प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है तो उसको मिनिमम इतना % टैक्स देना है इन स्पाइट, क्योंकि बहुत तरीके का एग्जाम्पशन होता है। बहुत सारी कंपनियां अपने जो है आप कह सकते हैं कि रजिस्टर को इस अनुसार से मैनिपुलेट करते हैं कि वो एग्जाम्पशन को करते हुए प्रॉफिट तो दिखाते हैं लेकिन एग्जाम्पशन में कम। ये सरकार के द्वारा ये बना हुआ है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इतना % जो है उनको देना ही रहता है। तो ये जो है ऐसे उसमें एग्जाम्प्ट दिया किया गया मैट को, जो पहले से प्रिजेम्प्टिव बेसिस पर देखते हैं, यानी कि पूर्व में जो भी कंपनी है वो पहले बताया कि जो है उस अनुसार से मेरा ट्रेड सेल रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा, उस आधार पे अगर उनका डील है तो उनको जो है मैट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट किया गया है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि मैट के बारे में अनाउंसमेंट जो है आपका किया। उसी तरीके से एक और कंसेप्ट दिया गया है कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम। पहले क्या होता है कि अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे गुड्स के सेल करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके का जो डिपार्टमेंट है उससे आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। सपोज किया जाए हो सकता है कि
कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी ज़रूरत पड़े, फूड डिपार्टमेंट से भी ज़रूरत पड़े, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब क्या होगा कि अब सबको इंटीग्रेटेड सिस्टम कर दिया गया, आने वाला 2 साल में ये किया जाएगा ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनका क्लियरेंस जल्द से जल्द जो है उसमें हो सके। ठीक है, उसी तरीके से उसमें यह कहा गया कि अगर कोई ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट है तो उनको एडिशनल जो है आपको अमाउंट देके वो उससे आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। तो ये उसके बाद जो कैंसर ड्रग्स है उसमें जो BCD है 17 ड्रग्स या फिर जो कैंसर के लिए है जो एसेंशियल जो ड्रग्स है उसमें जो है आपका कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोविजंस आपका बजट में किया गया है। अब हम लोग जो है धीरे धीरे अपने लेक्चर्स के अंत में आ रहे हैं। अब देखिए जो फिस्कल मैटर्स है उसमें जो है हम लोगों को 16 फिनांस कमीशन, जिसको कि अरविंद पनगरिया के अध्यक्षता में बनाया गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसमें जो 41% जो है जो अब डिवोल्यूशन है वर्टिकल उसको मेंटेन किया गया। देखिए 41% क्या, यानी सपोज किया जाए कि 100 रुपया केंद्र को आता है तो उसमें से 41 रुपया जो है वो राज्यों को जाता है, सिर्फ स्टेट्स। अब स्टेट्स के बीच का कैसे डिवीजन होगा, बिहार को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, उसके लिए जो है आपका फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन रहता है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, उनका जो है जो मीडियन जो इकोनॉमिक डिस्टेंस कितना है, यानी एवरेज सपोज कीजिए किसी राज्य का, पूरे राज्य का मिला के सपोज की इकोनॉमिक स्थिति ये है। अब बिहार का पीछे है तो उसको मेन लाइन में लाने के लिए अधिक सपोर्ट चाहिए था, अधिक इनकम डिस्टेंस कितना है वो एक क्राइटेरिया रहता है। उसी हिसाब से फॉरेस्ट का कवरेज क्या, यानी वेरियस पैरामीटर जो है फिनांस कमीशन के द्वारा दिया था, उसके आधार पर ये जो राशि है उसका फिर डिवीजन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डिवीजन। जो वर्टिकल डिवीजन है वो 41 रुपये अभी भी रहेगा। तो ये चीज़ जो है आपका मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो यानी 100 रुपया अगर केंद्र के पास आ गया तो 41 रुपया राज्यों के बीच 15th में भी जा रहा था और इसमें भी वही जाएगा। तो ये 26 से लेकर 31 तक आपका लागू रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन कैसे किया गया है। इसमें देखिए 2 तरीके, यानी कि हम अपने जो वित्तीय स्थिति, ऐसा नहीं कि इनकम कम हो और हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते जाएं, तो इसके लिए फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो भी क्रेडिट रेटिंग होता है ये इन चीज़ों पर मैटर करता है। तभी नहीं तो जो है बहुत बार जो है अगर आपका रेटिंग रहेगा तो लोन नहीं मिलेगा, बोरोइंग्स नहीं होगा, बहुत तरीके का इशू है। तो फिजिकल डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल प्रूडेंस के साथ साथ फिजिकल कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए 2 तरीके का चीज़ है। इंडिया का लक्ष्य था कि 2030 तक हम लोग 50+-1 जो है डेब्ट टू GDP रेशियो हम लोग करेंगे, ये टारगेट है। वर्तमान समय में 2000 आप देखिएगा अभी 25-26 में जो है आपका जो है इसमें 2026-27 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि हम लोग 55 पॉइंट जो है 6 जो है हम लोग अचीव कर लेंगे। अब 25-26 में 56.1 56.1 हो चुका। ये अचीव कहाँ तक करना है, मान के चलिए 50+1 भी कीजिएगा तो 51 तक, यानी कि जो है हम लोग उस दिशा में धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं, जहाँ कि हम लोग 2030 तक अपना जो है डेब्ट टू GDP रेशियो है वो 50+1% अचीव करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें फिजिकल डेफिसिट के बारे में, फिजिकल डेफिसिट जो है 2000 जो है 25-26 का 4.4% जो है आपका कहा गया, और 26-27 के लिए जो लक्ष्य एस्टिमेट किया गया वो 4.3% है। तो ये चीज़ भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं, प्रीलिम्स से पूछा जाएगा या मेंस में कहीं आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके आगे कुछ जो है आपका इसमें जो है ये दिया गया है, आप देख सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट किस तरीके से जो है आपका घटा है, उस किस अनुसार से रिवेन्यू डेफिसिट घटा है, प्राइमरी डेफिसिट किस तरीके से घटा, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट आपको पता है कि अगर जो इंटरेस्ट जो हम लोग पे करते हैं उसको माइनस करके आपका जो रिवेन्यू डेफिसिट है उसमें से करते हैं तो उसको इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट हम लोग जो है अचीव करते हैं। जो अगर किसी दूसरे कंट्री से हम लोग का बोरोइंग था उसका जो ब्याज हम लोग जो देते हैं उसको माइनस करने के बाद आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहता है आपका। ठीक है, बाकी आपको पता है फिजिकल डेफिसिट यानी कि मेनली क्या होता है कि जो बोरोइंग्स है वही फिजिकल डेफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट मतलब जितना हमारा इनकम है, जो रिसिप्ट है, जितना एक्सपेंडिचर है उसके माइनस का, तो उतना हमको कहाँ से पूरा होता है, वो हम कहीं ना कहीं से जो है लेते हैं, यानी वही बोरोइंग है। तो दोनों
आप जो है आप समझने के लिए समझ सकते हैं, जो हमारा बोरोइंग्स होता है वही आपका फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू का जो है रिसिप्ट दोनों का माइनस। ठीक है, ये आपको जो है थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, ये आप खुद से स्लाइड में देख लीजिएगा। जो इंडिया का रुपीज है वो कहाँ से आता है, देखिए 18% कॉर्पोरेशन टैक्स से, सबसे अधिक देखिए इनकम टैक्स से आता है 21%। ठीक है, बोरोइंग से देखिए आपका जो है 24% आता है, यानी सबसे मेजर आपका हिस्सा बोरोइंग से आता है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% है, नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है 10% है, जीएसटी कस्टम्स, तो ये इससे हमारा जो है राशि आता है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझते हैं तो जो लेक्चर्स जो है इसके से संबंधित जो है उसको आप जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल से समझाया गया है इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद रुपीज कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो कहाँ जो है फिनांस कमीशन का जो रिकमेंडेशन रहेगा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कहाँ किसको कहते हैं, यानी कि जो उसमें 100% जो है शेयर जो है सेंटर का होता है, सॉरी सेंटर और के द्वारा स्पॉन्सर होगा। सेंट्रल सेक्टर अगर आपका स्कीम रहेगा तो वो 100% आपका, जैसे ये जो है इसमें गवर्नमेंट का रहेगा, इसमें जो है 60-40 का रेशियो रहेगा, और जो है अगर 90-10 होगा अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, डिफेंस में 11% है, सब्सिडी 6% है, तो राज्यों को जो है जो टैक्स जाता है वो है। ठीक है, सिविल पेंशन 2% है, अदर एक्सपेंस। तो कहाँ से रुपया आता है कहाँ जाता है ये हम लोग अलग से भी इकोनॉमिक क्लास में डिटेल से चर्चा किए हुए। आप जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी अरेंज करने के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक कैपिटल रिसिप्ट है का है, और ये जो है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट का है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हम लोग डिस्कशन किए आज डिटेल से, बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम आपके साथ किए हैं। उम्मीद करते हैं कि बजट के जो मेन प्रोविजंस हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखे होंगे तो हम एक एक शब्द को उम्मीद किए हैं कि आपको सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, साथ ही यह ध्यान रखिएगा कि बजट में अभी जो है चीज़ों को कही गई है, समय के साथ उसके बारे में डिटेल जो है आपका सरकार के द्वारा रिलीज किए जाएंगे कि कैसे राशि आएगा, लाभार्थी कौन होंगे। तो ये आपको एक साल आने वाले समय में इसके डिटेल्स जो है आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ये आपको आप कह सकते हैं एक माइक्रो व्यू दिया कि हमारा इकोनॉमी आने वाले एक साल में किस तरीके से रहने वाला है और सरकार का प्रायोरिटी क्या है, एम क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिला होगा। तो ज़रूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप यह भी अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस लंबे वीडियो को सुने होंगे तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।